आप आ गए। ये वेंजुआन, उन दिनों आपने बहुत बुरे काम किए थे। हम सब पर कितनी चोटें पहुंचाई। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? ड्रैगन देश की सबसे कम उम्र की महिला योद्धा, बधाई हो, आपने अपना सपना पूरा कर लिया। हाँ, अब मैं ड्रैगन देश की सबसे कम उम्र की महिला योद्धा हूँ। बड़ी दीदी अब वित्तीय जगत की व्यावसायिक रानी है। एक युवा ने ड्रैगन देश के लिए 5 नैनोमीटर का लिथोग्राफी मशीन बनाया। दूसरी दीदी अब कांस फिल्म महोत्सव की विजेता है, राष्ट्रीय देवी मानी जाती है। अब हम सब बहुत अच्छे हैं। हम रोशनी बन गए, सूरज बन गए। लेकिन आप अभी भी वैसे ही नीच और बेशर्म हैं। अंधेरी बदबूदार तहखाने में छिपे हुए बस जी रहे हैं। नाली के चूहे की तरह जी रहे हो। अब आपको जरूर पछतावा हो रहा होगा। पछता रहे होंगे कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं किया। पछतावा? मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। मेरा मनोभाव, अगर कहना ही है तो खुशी है। बहुत बहुत खुशी। हा 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 हा। यह बदमाश। मैं अभी मरने वाला हूं। अगर बदला लेना है तो अगले जन्म में लेना। मरना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाऊंगा। तुम्हारे अपराध दुनिया के सामने उजागर होंगे। तुम्हारी बुराइयां लोगों के फैसले से सजा पाएंगी। ले जाओ इसे। उस समय की वो कुछ छोटी लड़कियां अब बड़ी हो गई हैं। देखो, लिन चुनसी अध्यक्ष, उनके पास कुछ नहीं था, खुद से शुरुआत की। सिर्फ 5 साल में फोर्ब्स की अमीरों की सूची में पहुंच गई। दुनिया के व्यापार और वित्तीय जगत में सबसे प्रसिद्ध व्यावसायिक रानी है। लिन जी के पीछे राष्ट्रीय देवी है। लिन चुन फेंग 22 साल की कांस फिल्म महोत्सव विजेता। लिन चुन यूए भी आ गई है, ड्रैगन देश की सबसे कम उम्र की वैज्ञानिक, सिर्फ 20 साल की। उन्होंने ड्रैगन देश के लिए लिथोग्राफी मशीन बना दी। वाह। और पहले से मौजूद लिन चुन हान के साथ ड्रैगन दांत सेना की प्रमुख, ड्रैगन देश की सबसे कम उम्र की महिला योद्धा। ये चारों बहनें बिरले ही एक साथ आती है। हम 4 बहनों के बारे में थोड़ा जानने वाले जानते हैं कि हमारा एक भाई है, लेकिन हमने कभी किसी सार्वजनिक जगह पर इसका जिक्र नहीं किया, नहीं कभी माना, क्योंकि वह इस लायक नहीं है। इन सालों में मैंने कई अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों और गंभीर अपराधियों को पकड़ा है। यहाँ इंसाफ के लिए आए हैं, लेकिन आज जिसका इंसाफ होने वाला है वो हमारा भाई है। ये कौन सा इंटरनेशनल कोर्ट है? यहाँ तो सिर्फ सबसे बड़े दरिंदों का ही इंसाफ होता है, सबसे बड़े अपराधियों का। क्या देवियों के भाई भी ऐसे ही हैं? तुमने हमारे साथ जो वो भयानक हरकतें की थी, क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? मैं कबूल करता हूं। शांति बनाए रखो। माननीय जज, मैं ये वेंजुआन पर यादें निकालने की अर्जी लगाती हूँ। उसकी पूरी जिंदगी के सारे गुनाह दुनिया के सामने पेश किए जाए। यादें निकालने की तकनीक अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। इससे एक्सपेरिमेंट करने वाले के दिमाग पर ऐसा नुकसान हो सकता है जो ठीक ना हो। आमतौर पर ये सिर्फ सबसे बड़े अपराधियों पर ही इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम पक्का कर रही हो? हाँ पक्का। माँ बाप ने उसे छोटी उम्र में ही अनाथालय से गोद ले लिया था, लेकिन उसकी नजर माँ बाप की जायदाद पर थी। वो सब अपने नाम करना चाहता था, हम और उसने कर भी लिया। उसने माँ बाप की कार एक्सीडेंट प्लान की, जायदाद हड़प ली। ये तो ठीक था, लेकिन उसने तो हमारा पुराना घर भी बेच दिया। हम चारों को 20 स्क्वायर मीटर से भी छोटे तहखाने में रहने को मजबूर कर दिया। वहां बहुत टाइट और ठंड थी। सर्दियों में नाली का गंदा पानी कमरे में घुस आता था। उस वक्त कुछ अच्छे दिल के रिश्तेदार आए थे हमें गोद लेने, शहर ले जाने, लेकिन उसने चाकू दिखाकर धमकाया। उन रिश्तेदारों को लगभग मार ही दिया। बाद में जब भी हमें थोड़ी सी भी कामयाबी मिलती, वो आकर छीन लेता। हमारा ऐसा अमानत। छोटे में तो हमें बुरा कहता रहता था। अक्सर हमें भूखा रखता, कई दिन तक खाना नहीं देता। हमें जानबूझकर भूखा मारना चाहता था। मुझे आज भी याद है, मेरी पहली मूवी ऑडिशन थी। मैं एक्टिंग से पैसे कमाना चाहती थी अपनी बहनों का पेट भरने के लिए, लेकिन उसने मुझे कमरे में अंदर से बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। उस वक्त कमरे में बिजली गुल थी, बाहर बारिश हो रही थी। मैं डर के मारे रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसने फिर भी मुझे बाहर नहीं निकाला। 1 साल सर्दियों में हम लगभग भूख से मर गए थे। एक अच्छे दिल के अंकल ने हम सबको एक एक टॉफी दी और उसने सारी टॉफियां छीन ली, खुद ही खा गया और मुझे जोर से एक थप्पड़ मारा। उस साल सर्दियों में मैं लगभग हॉस्पिटल में मर गई थी। वो एक शैतान है, एक नीच इंसान है। इतना ही नहीं, उसके बुरे काम तो गिने नहीं जा सकते। क्योंकि आज मैं ड्रैगन कंट्री की वॉरियर बन चुकी हूँ, तो मुझे उस वक्त की सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया उसका इंसाफ करे। माननीय जज, अब शुरू किया जा सकता है। ठीक है। रुको, मैं आता हूँ। ये वेंजुआन, आज तुम्हारा भी दिन आ गया। मजे करो मेरे प्यारे भैया।
ऐसे बदमाश को ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। मैं गंदगी में मर सकता हूँ, लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूँ नहीं। अपराधी की यादें स्क्रीन पर निकाल कर दिखाई जा रही है और पूरी दुनिया में लाइव प्रसारित की जाएंगी। ये वेंजुआन के जीवन भर के पाप पूरी दुनिया की नजरों में बेनकाब हो जाएंगे। ये वेंजुआन तुम्हारे सारे अपराध सब मिलकर तुम्हारा फैसला करेंगे। हटो, मुझे मम्मी पापा से मिलना है। नहीं जाने दूंगा, मम्मी पापा सिर्फ मेरे हैं। तुम में से कोई उनसे नहीं मिलेगा। अगर मैंने देख लिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम बहनें ही तो मम्मी पापा की असली बेटियां है। तुम तो बस उठा लाए गए हो। वीडियो में वो छोटी लड़की नहीं हो। छोटे में पापा हमें बहुत प्यार करते थे, हम जो भी मांगते पापा दे देते थे। हम उनके दिल की रानियां थीं। हाँ, पिता इतने सभ्य थे और माँ इस दुनिया की सबसे कोमल इंसान थी। हमारा भी एक खुशहाल परिवार था। यह सब इस हैवान की वजह से हुआ। उसे मम्मी पापा के प्यार से जलन हुई और उसने हमें अलग कर दिया। ये वेंजुआन तो बस किसी और के माता पिता ने उठा लिया था। फिर उसने उनके माता पिता पर क्या हक जताया? उन्हें अपने माता पिता से मिलने से क्यों रोका? घिनौना है। उसी की रोक टोक की वजह से। वह मेरी पापा से आखिरी मुलाकात थी उसी रात। मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। हमारे बचपन की सारी गर्मजोशी उसी दिन खत्म हो गई। उसके बाद का हर दिन सर्दियों जैसा था। वह दृश्य कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उस दिन के बाद हमने मम्मी पापा को हमेशा के लिए खो दिया। वह हमारी आखिरी मुलाकात थी। और उसी दिन माता पिता की कार दुर्घटना हो गई। फिर इस हैवान ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली। हमारा घर भी बेच दिया और हमें बाहर निकाल दिया। क्या ये भी ये वेंजुआन से जुड़ा है? सोचकर ही डर लगता है। क्या नीच इंसान है यह? कैसा चल रहा है? बात पक्की हुई कि नहीं? इन दिनों कर्ज वसूलने वालों से निपटने के लिए मैंने कई हाथ भी बेच लिए। माँ, मैंने कहा था अगर तुमने बहनों को बेचने की हिम्मत की तो मैं तुरंत वेलफेयर सेंटर को बुलाऊंगा। वे पुलिस को बुलाएंगे। क्या कहा तूने? छोटे खरगोश के बच्चे, तू ही हमारा असली बच्चा है, हमारे परिवार का हिस्सा है। वो 4 पाई खर्ची लड़कियां जल्दी बेच दो। क्या तू उन्हें जिंदगी भर पालने वाला है? क्या तू सच में समझता है कि तू उनका भाई है? ठीक है, तो मैं तुम्हारी बहनों के साथ बाहर खेलने जाऊंगा। रुको, अगर खेलना है तो मेरे साथ खेलो पहले की तरह। ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ये नहीं कहा गया था कि वो बदमाश लाया गया था? शायद माँ बाप उसके साथ एक्टिंग कर रहे हैं। शायद ये वेंजुआन नाराज है, इसलिए माँ बाप जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं। ये जरूर एक्टिंग है। आगे देखते हैं, तब पता चलेगा। अब ताकत आ गई है क्या? तूने अपना गुस्सा निकाल लिया। मेरी चारों बहनों पर हाथ मत उठाओ। तू बच्चा काफी दिलचस्प है। वो मेरी भी असली नहीं है। तुझसे भी कोई रिश्ता नहीं। तुझे क्या लेना देना? तू उन्हें अपनी बेटियां नहीं मान सकता, लेकिन मैं उन्हें अपना मानता हूँ। वो मेरी बहनें हैं। अगर तेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ तो और मार। पापा थक गया है। आज के लिए तुझे छोड़ देता हूं। तू सोचता है कब तक उनकी रक्षा कर पाएगा? वो मैंने खरीदी है। जब चाहो तुम्हारी मां से बेच दूंगा। जब चाहो गुस्सा निकालने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये तो बिल्कुल सही है। जब तक मैं हूँ, मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा कि तू मेरी चारों बहनों पर हाथ उठाए। तू हमें पापा के साथ खेलने से क्यों रोक रहा है? वो तेरा पापा नहीं है, हमारा पापा है। तुम्हें पापा बहुत पसंद है। बिल्कुल पसंद है। तेरी वजह से पापा और मम्मी हमारे साथ क्यों नहीं खेलते? तूने हमारे माँ बाप छीन लिए। मुझे तू पसंद नहीं। अगर मैं पुलिस को बुलाऊंगा तो बहनों के माँ बाप नहीं रहेंगे। वो बहुत दुखी होंगी। दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कोई उन्हें नहीं चाहता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर सोचता हूँ जरूर कोई और तरीका होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। पापा ने कभी मुझे नहीं मारा। वो मुझे मारना क्यों चाहेंगे? ये वेंजुआन कैसे हो सकता है कि हमारी रक्षा करना चाहे? जरूर उसने कुछ गलत किया है। पापा ही उसे सजा देंगे। तीसरी बहन सही कह रही है, यही बात होगी। उसने कहा उसके पास अभी भी एक तरीका है। वह तरीका क्या है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि पापा ने उसे मारा, इसलिए उसने बदला लिया? माँ पापा को मरवाना चाहता है। यह बहुत संभव है, इसलिए उसने वह हादसा रचा। अपने माता पिता को उस हादसे में मरवा दिया। हे भगवान, इतना छोटा बच्चा इतना दुष्ट हो सकता है क्या?
यह सोच कितनी विकृत और जटिल है। इतनी छोटी बात के लिए किसी के माँ पापा को मार डाला। ये असामाजिक व्यक्तित्व वाकई बहुत डरावना है। मैं और तुम्हारे पापा बाहर जा रहे हैं उन 4 बोझों के लिए खरीदार ढूंढने। अगर किस्मत अच्छी रही तो कुछ दिनों में उन्हें बेच पाएंगे। तुम घर पर रहो, अपनी बहनों पर नजर रखो, अच्छे से सुनो। माँ के लौटने तक। ठीक है। क्या आप येतियान और लियू जी के परिजन हैं? हाँ, मैं हूँ। आपके माता पिता का गंभीर हादसा हुआ है। कृपया तुरंत फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल आएं। येतियान और लियू जी के परिजन कौन हैं? डॉक्टर, मैं हूँ। तुम एक बच्चे हो। तुम्हारे घर के बड़े कहाँ हैं? अब घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, कोई और रिश्तेदार भी नहीं है। डॉक्टर अंकल, आप कुछ कहना चाहते हैं तो सीधे मुझसे कह सकते हैं। मैं फैसला ले सकता हूँ। बेटा, तुम्हारे माँ पापा शायद स्वर्ग चले गए हैं। क्या आप मुझे उनकी मौत का कारण बता सकते हैं? कोई बात नहीं, मुझे पता है उन पर कर्जा था। आपके माता पिता की मौत वास्तव में उन ऋण वसूलने वालों से जुड़ी है, लेकिन वे हत्यारे नहीं हैं। आपके माता पिता मानव तस्करी में शामिल थे। विस्तार से नहीं बता सकते। तुम एक बच्चे हो, इतनी सीधी बात न कहो। मैं समझ गया। कृपया ये बातें मेरी बहनों को न बताएं, वे अभी बहुत छोटी है। डरता हूँ वे रात को बुरे सपने देखेंगी। कृपया उनसे कह दे। माँ पापा आसमान में उड़ गए, तारे बन गए, हर पल उन्हें देख रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। बस इतना ही काफी है। कृपया। यह नहीं हो सकता। यह जरूर झूठ है। वह हमारे लिए इतना अच्छा नहीं हो सकता। अपने माता पिता का असली चेहरा जानना बहुत दर्दनाक है ना? अगर मुमकिन होता तो इस राज को कब्र में ले जाता। तब तुम्हारी यादों में रहने वाले माँ पापा हमेशा के लिए शुद्ध और प्यार भरे रहते। उसने ऐसा क्यों किया? सीधे उन्हें बता देना चाहिए था ना। मर गए तो मर गए। ऐसा क्या है जो नहीं कहा जा सकता? झूठ बोलकर उन्हें धोखा क्यों देना था? मुझे सच में नहीं पता था कि मौत का मतलब क्या है। बस इतना पता था कि माँ पापा तारे बनकर आसमान में चले गए। कुछ ही दिनों बाद हमने माँ पापा का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के 1 हफ्ते बाद रिश्तेदार घर आ गए। हाँ, वे हमें अपने साथ ले जाकर अच्छे से रखना चाहते थे, लेकिन उसी ने सब रोक दिया। वह नहीं चाहता था कि चाचा चाची हमें ले जाए, क्योंकि वह माँ पापा की जायदाद अकेले हड़पना चाहता था। भले ही वह हादसा तुमने नहीं रचा था। तुमने हमें सच छुपाया, शायद अच्छी नीयत से, लेकिन बाद में जब रिश्तेदार हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए ले जाना चाहते थे, तुमने बार बार रोका। बस थोड़ी सी जायदाद थी। पैसा तुम्हारे लिए इतना जरूरी था क्या? तुम्हें आज चमकते हुए देखना, लोगों के सामने खड़े होना बहुत अच्छा लगता है। हमारी यह हालत देखो। आखिरी बार पूछती हूँ, पछतावा है? तुम दीदी, इस नीच से बात करने की जरूरत नहीं। यह लानत बदलने वाला नहीं। चलो आगे देखते हैं। उसने जो घिनौने काम किए, वो एक दिन सबके सामने आकर रहेंगे। इस रास्ते पर चलने का फैसला करते ही मुझे समझ आ गया था, मेरी यह जिंदगी हमेशा अकेली रहेगी और किसी की समझ में नहीं आएगी। लेकिन फिर भी बहुत चाहता हूं कि वहां भी मेरी एक जगह हो। माँ पापा तारे बन गए, तो फिर वे कब हमें देखने आएंगे? माँ पापा आसमान में उड़कर तारे बन गए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वे आसमान में जाए। तुम क्यों रो रहे हो? चाहे तुम कितना भी रो लो, माँ पापा वापस नहीं आएंगे। अगर अभी गए तो सिर्फ मुझे देखेंगे। माँ पापा को सबसे ज्यादा मेरे जैसे आज्ञाकारी बच्चे पसंद है। मैं भी आज्ञाकारी बच्चा हूँ। माँ पापा जरूर वापस आकर हमें देखेंगे। तुम भी मत रोना। अगर रोए तो माँ पापा हमें देखने नहीं आएंगे। मैं नहीं रोऊंगा। मैं आज्ञाकारी बच्चा बनूंगा। मैं भी नहीं रोऊंगा। अरे बच्चों, आखिरकार तुम मिल गए। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी माँ की चचेरी बहन हूँ, तुम्हारी मौसी। हम लंबे समय से विदेश में रहते हैं, शायद इसलिए तुम्हें नहीं देखा। याद नहीं? तुम छोटे थे तब। मैं और तुम्हारी मौसी खासतौर पर तुम्हें देखने आई थी। मैंने तुम्हें गोद में भी उठाया था, याद है? नहीं याद। अरे, याद न होना स्वाभाविक है। तुम तब बहुत छोटे थे।
मैं और तुम्हारी मौसी खबर मिलते ही विदेश से वापस आ गई। चचेरी बहन व तुम्हारे परिवार में हमारे अलावा कोई और रिश्तेदार नहीं है, इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय छोड़ दिया। तुम्हारी देखभाल के लिए वापस आ गए। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? अच्छा बच्चा, सतर्क रहना अच्छी बात है, धोखा नहीं खाओगे। लो, ये हमारी और तुम्हारे माता पिता की तस्वीर है। माँ पापा, सच में माँ पापा है? बिल्कुल, हम तुम्हें लेने ही विशेष रूप से विदेश से लौटे हैं। अपने साथ रखेंगे, अच्छी देखभाल करेंगे। चचेरी बहन, वे नहीं रहे, तुम सब इतने छोटे हो, मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता है। बच्चों, यह मौसी ने तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाई हैं, कपड़े और खिलौने भी गाड़ी में रखे हैं। अरे, माँ पापा नहीं रहे, तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, अभी सामान बांधते हैं। जल्दी जाओ, वो हमारे दिल में दबी हुई खूबसूरत यादें थीं। हमारी मुसीबत के वक्त भी कोई हमें प्यार से स्वीकार करने को तैयार था। मौसा मौसी ने हमारे लिए विदेश की नौकरी और जिंदगी छोड़ दी। वे सच में बहुत अच्छे इंसान थे, हमारे लिए इतना कुछ लाए, डरते थे कहीं हमें तकलीफ न हो। अगर उस वक्त हम उनके साथ चले गए होते, शायद सब कुछ अलग होता। आज हम सफल हो गए हैं, मौसी मौसा। अगर आप भी यह लाइव देख रहे हैं तो हमसे संपर्क करें, हम आपका एहसान चुकाए उस दुर्लभ दयालुता का। हाँ, उस वक्त आप हमें पालना चाहते थे, हालांकि नहीं हो पाया, पर हम हमेशा याद रखते हैं। अब हमारी बारी है आपकी सेवा करने की। वांग, उस लड़के की याद। वीडियो में वो शख्स तुम्हारे जैसा दिखता है। वो लड़का, अगर वो ना होता तो मैं यहां 10 साल न काटता। माफ करो, गलती हो गई, सच में पछतावा है। इतना बुरा इंसान कैसे हो सकता है? अपनी बहन की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमसे तो बेहतर था कि वही जेल में रहता। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोगों को कुछ पता नहीं, पूरी दुनिया ने उसे गलत समझा। हम अपनी बात कर रहे हैं, तुम ऐसा अपहरणकर्ता से क्या लेना देना, तुम नहीं समझोगे। वह इतना छोटा था, कितना बोझ उठा रहा होगा। वैसे तो हम सामान बांध लेते तो मौसी के साथ चले जाते, अच्छी जिंदगी जीने, पर यह नीच आदमी उन्हें बाहर निकाल दिया। वह माता पिता की विरासत के लिए पागल हो गया। उसकी आंखें मैं आज तक नहीं भूला। खूनी, पागल और क्रूर। क्यों? मैंने माँ पापा से कभी नहीं सुना। घर में ऐसा कोई रिश्तेदार है? तुम चिंता मत करो, उन दो बदकिस्मतों ने 4 लड़कियों को गोद लिया। हमने ढूंढ लिया है, मैंने देख लिया है। सब पानीदार और ताजा माल है, बस कीमत ठीक हो। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, बस कुछ बच्चे हैं, उन्हें बेच देंगे तो वे पैसे भी गिनेंगे। मेरे पास एक और है। थोड़ा बड़ा लड़का चाहिए? नहीं तो छोड़ो। हाल में जांच सख्त है, माल निकालने के बाद संपर्क करूंगा। सब तैयार है? तैयार है तो चल सकते हैं। हाँ। मौसी, मुझे भूख लगी है। मौसी तुम्हें खाने ले जाएगी, उससे पहले मौसी की दी हुई नाश्ता खा सकते हो। क्या कर रहे हो? खाना मत, बाहर निकलो। बदमाश, तुम मरना चाहते हो? ठीक है, ये बच्चे हैं। मेरे सामने से हट जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मौसा और मौसी को बाहर क्यों बंद किया? वे हमारे रिश्तेदार नहीं है, वह बुरा आदमी है। तुम झूठ बोल रहे हो, हमने तस्वीर देखी थी। तुम बस नहीं चाहते कि मैं उनके साथ रहूं। अब हालत गंभीर है, मैं भी तुम जैसे बेकार को समझाने की हिम्मत नहीं दूंगा। आज यह दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। अगर किसी ने खोला तो खाना नहीं दूंगा। जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी देने आया हूँ। अच्छे बच्चे, जल्दी दरवाजा खोलो। तुम क्या करने वाले हो? कुछ गलत मत करना, समझे? चतुर है, जब दरवाजा तोड़ लूंगा उसे दक्षिण अफ्रीका बेच दूंगा। तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आज खून बहेगा, या तो तुम्हारा या मेरा। भाई जी शांत हो जाओ, बात करते हैं। पहले चाकू नीचे रखो। एक टूटा चाकू लेकर समझते हो काम आएगा? पकड़ सकते हो? आओ, यहां मारो। आओ आओ। मैं सच में मार डालूंगा। मरना है तो आगे बढ़ो। तुम क्या देख रहे हो?
देर होगी तो शोर मच जाएगा। जल्दी करो, बस एक बच्चा है। तुम्हें जान नहीं चाहिए? मरने से नहीं डरते? लेकिन हमेशा तो तुम नहीं रहोगे ना। फिर देखना मैं उन्हें कैसे सताता हूं। दीदी, मुझे डर लग रहा है। नहीं डरो, सब ठीक हो जाएगा। तुम पास मत आना। तुमने पुलिस को बुलाया? तुमने पुलिस को कॉल किया? इसी तरह तुम पकड़े गए थे। अच्छा हुआ कि जब वे हमारी बात सुन रहे थे, फोन करते समय पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी, नहीं तो वो वाकई हमें मार डालता। अच्छा है कि तुम सब सुरक्षित बड़े हो गए। खासकर लिंचुन सी ने सही गलत की पहचान करना सीख लिया है। अकेले ही पूरे अंतर्राष्ट्रीय समूह की जिम्मेदारी उठा सकता है। क्या वो दोनों जोड़े तस्कर थे? ओह, मुझे याद आ रहा है। क्या उस साल पुलिस ने जो बड़ा मानव तस्करी का मामला सुलझाया था, उस बिक्री मामले में सुराग देने वाला रहस्यमय व्यक्ति ये वेन जॉन था? वे तस्कर थे, तब हमें क्यों नहीं बताया? क्यों? उस समय मैं बस चाहता था कि तुम्हारा बचपन इतनी साजिशों से मुक्त रहे। बाहर के लोग कितने बुरे हैं, इसके बारे में सोचने की जरूरत न पड़े। भले ही मुझे पता था कि आगे चलकर तुम्हें अकेले ही बाहर की आंधी का सामना करना पड़ेगा, फिर भी मैं चाहता था कि तुम गर्माहट में जितना हो सके एक दिन भी ज्यादा रहो। दीदी, मत भूलो, वह भी तब एक बच्चा ही था। अगर हम अगवा कर लिए जाते तो वह भी नहीं बच पाता। हाँ, आखिरकार वह एक स्वार्थी व्यक्ति ही है। सब कुछ अपने लिए ही था। हाँ, वह सिर्फ खुद को बचाना चाहता था, और उस समय वह निश्चित रूप से कुछ और योजना बना रहा था, हमारी संपत्ति हड़पने की। क्या तुम्हारे पास कोई सफाई देने को है? अगर उस समय वाकई संपत्ति होती तो क्या सब कुछ अलग होता? उस पर समय बर्बाद मत करो। सच क्या है हम खुद देख लेंगे। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे घर जाना है। अब तुम्हारा कोई घर नहीं बचा है, जल्दी अंदर जाओ। किसने कहा हमारा घर नहीं है? तुमने ही तो हमें बाहर निकाल दिया। हम घर में आराम से रह रहे थे। तुम मुझे क्यों निकाल रहे हो? तुम राक्षस हो। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। चलो, जल्दी चलो। अब से तुम लोग यहीं रहोगे। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे घर जाना है। यह जगह इतनी छोटी है, टॉयलेट भी बाहर जाना पड़ता है और बिस्तर भी सिर्फ एक ही है। हम 5 लोग कैसे रहेंगे? 5 लोग नहीं, यहाँ रहने वाले सिर्फ तुम 4 हो। यहाँ का माहौल इतना खराब है, तुम्हारे लिए यही ठीक है। क्या तुम इंसान हो? वह घर हमारे माता पिता ने खरीदा था। वह मेरा और ये मेरा है। वह पहले की बात है, अब वह मेरा है और तुम में से कोई भी वापस नहीं जा सकता। मैंने उसे किसी और को बेच दिया है। या तो यहाँ शांति से रहो या फिर सड़क पर भीख मांगो। चलो तो चलते हैं। जाओ जाओ, उन भिखारियों के साथ रहो जो सालों नहाते नहीं और कूड़ेदान से सड़ी हुई सब्जियां उठाकर खाते हैं। दीदी, मैं भिखारियों के साथ नहीं रहना चाहती, मैं कूड़ा नहीं उठाकर खाना चाहती। रहना है या नहीं? नहीं रहना तो जल्दी निकलो यहाँ से। ठीक है, रहेंगे। ये वेंजुआन, तुम्हारा यह झूठा भला आदमी का मुखौटा आखिरकार उतरने वाला है। हाँ, चलो देखते हैं वह कैसे उस विरासत को पाकर मौज मस्ती करता है। तुम्हें 3 दिन में यहां से निकलना होगा। क्या घर और सारा सामान कर्ज चुकाने के लिए जब्त हो जाएगा? अरे, माफ करना। आंटी, कृपया, मेरी बहनें इतनी छोटी है, उनके रहने की जगह तो ढुआनी ही होगी। तुम पूछताछ करके देखो, शहर में मेरे जितना सस्ता किराया अब कहीं नहीं मिलेगा। बकवास बंद करो, अगर किराए पर लेना है तो जल्दी पैसे दो। आंटी, देखिए, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। क्या ऐसा कर सकते हैं? आप पहले मेरी बहनों को रहने दे। पैसे मैं जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। क्या उधार भी चल सकता है? तो ऐसा करो, तुम कुत्ते जैसी आवाज निकालो। अगर अच्छी लगी तो मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत दे दूंगी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैंने कहा करो। भोर भोर भोर। अरे, तुमने सच में कर दिया, कहना पड़ेगा बहुत अच्छा किया। अच्छा कुत्ता है, हा 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 हा।
दीदी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे घर जाना है। यहाँ। माफ करना भैया, बेकार है, तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। घर की सारी संपत्ति जमा हो गई है, एक पैसा भी नहीं बचा। लेकिन बहनों को तो भूख लगी है। मुझे जल्दी से पैसे कमाने होंगे। तुम इतने छोटे हो, हम यहाँ तुम्हें नहीं रख सकते। मेहरबानी करके, मैं छोटा हूँ लेकिन कुछ भी कर सकता हूँ। आधी तनख्वाह चाहिए, बस आधी। ठीक है, कोशिश करते हैं। भाई, तुम इतने कम उम्र के हो, भिखारी क्यों बन गए? मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरा घर है। घर है तो घर है, घर क्यों नहीं रहते? घर छोटा है, मेरे लिए जगह नहीं। पैसे कमाने के बाद मैं अपनी बहनों के लिए बड़ा घर लूंगा, तब मैं घर लौट सकूंगा। झूठ बोल रहे हो। ये वैन जुआन है, यही सच्चाई है। नहीं, यह नहीं हो सकता। झूठ है, सब झूठ। वह इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? दीदी, यह सच नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ उसकी एक और चाल है। याद रखो, उस समय हम छोटी सी तहखाने में रहते थे। खाने को कुछ नहीं, भूख से मरने वाले थे। हाँ, बाद में जब मैं लोंगगो का योद्धा बना तब पता चला कि हमारे जैसे मामलों के लिए लोंगगो हर महीने सहायता देता था। लेकिन वह सहायता कहाँ गई? ये वैन जुआन? हाँ, सहायता कहाँ है? क्या ये वैन जुआन ने हड़प ली? उस सहायता से हम अच्छी जिंदगी जी सकते थे, कम से कम भूख से मरने की हालत में नहीं पहुंचते। लेकिन इस बदमाश को जुआ की लत लग गई। बाहर शराब शबाब में हमारी आखिरी जीवन रेखा, सब हार गया। हाँ, अगर उस साल हमारे स्कूल के चौकीदार दादा नहीं मिलते जिन्होंने हमें भूखा देखकर दया की और कुछ 100 रुपए दिए, तो हम सचमुच उसी बुरी छोटी तहखाने में भूख से मर जाते। इतना बुरा कैसे हो सकता है? वो तो उनकी जान बचाने का पैसा था। इतना घिनौना इंसान कैसे हो सकता है? तुमने पैसे नहीं, उन चारों की जान दांव पर लगाई थी। उस चौकीदार का शुक्रिया। शायद उसे पता नहीं होगा कि उसने जिन 4 नाजुक जानों को बचाया, आज वे इतनी चमक बिखेर रही हैं। हम उस चौकीदार दादा के बहुत आभारी हैं। कृपया सबकी मदद से उन्हें ढूंढने में हमारी सहायता करें, ताकि हम उनका जीवन दान चुका सकें। देवियो, चिंता न करें। अब समाज के हर तबके से लोग स्वेच्छा से उस दादा को ढूंढने में जुट गए हैं। जल्द ही मिल जाएंगे। तुमने हमारी सहायता जुए में हार दी, ठीक है, लेकिन जुए के चलते पिटकर खराब हालत में आ गए। 2 उंगलियां भी गवा दी। 1 महीना बिस्तर पर पड़े रहे। अब तुम क्या कुछ पछतावा महसूस कर रहे हो? ये बच्चा अभी कितना छोटा है, बचपन से ही दुर्भाग्यशाली रहा है। बच्चे को कष्ट नहीं देना चाहिए। मुझे पछतावा नहीं है। अब तक तुम्हें जरा भी पश्चाताप नहीं हुआ। सचमुच जन्मजात बुरा इंसान है। थू, बेशर्म। यह तो अपने किए पाप छुपा नहीं पा रहा। अब बिल्कुल हार मान ली क्या? हूँ, कोई बात नहीं। तुम्हारी सारी गंदी बातें सबके सामने आएंगी, सब तुम्हें कोसेंगे। हमेशा के लिए बदनाम रहोगे, कब्र भी नहीं मिलेगी। भटकती रूह बनकर रह जाओगे। पत्थर, कागज, कैंची। ये बच्चे कितने सुंदर हैं। जरूर अच्छे दाम मिलेंगे। भैया, फिर क्या देरी है? जल्दी से इन्हें घर ले चलते हैं, कहीं मुसीबत ना हो जाए। नहीं, चिंता मत करो, मैंने पूछ लिया है। इनके माँ बाप नहीं है, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं। बस थोड़ा बहलाने फुसलाने से ही साथ चले आएंगे। अगर हम नहीं उठाएंगे तो दूसरे ले जाएंगे। सही कहा, आज रात ही काम करते हैं। यह क्या मामला है? देवियों के बचपन में ये लोग पीछे पड़ गए थे। घबराओ मत, देवियों को अब देखकर पता चलता है। उस वक्त वे सफल नहीं हुए, बहुत अच्छा हुआ। दीदी, क्या उस वक्त ये 4 लोग थे? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। शायद नहीं थे। मुझे याद नहीं कि मैंने इन्हें देखा हो। शायद अपराध करने के आखिरी पल में इनका दिल पिघल गया। आखिरकार समझ आ गया होगा।
अगर वे बुरे लोग आखिरी पल में समझ जाते तो कितना अच्छा होता। अगर हम नहीं उठाएंगे तो दूसरे ले जाएंगे। सही कहा, आज रात ही काम करते हैं। तुम मेरी बहन के साथ क्या करना चाहते हो? तेरी बहन? तू एक छोटा सा भिखारी, खुद का पेट भी नहीं भर पाता। इतनी सुंदर बहन तेरे लायक है क्या? अगर तू सचमुच इनका भाई है तो हमारे साथ चल। तुम्हें मेरी बहन पर नजर रखने की जरूरत नहीं। अरे, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? वाह, उस वक्त का वो लड़का बहुत हिम्मत वाला था। मैं तो सोचता था ऐसा इंसान जिसे मौत का डर नहीं, बड़ा काम करेगा। पर अब देखो उसकी हालत हमसे भी बदतर है। सच कहूं तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। आज की जिंदगी थोड़ी कठिन है, पर लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद बची थी। अगर उस साल वो नहीं होता तो शायद हम लोग अभी भी जेल में बैठे होते। उसकी चारों बहनें सच में बहुत कृतज्ञ हैं। उन्हें पता ही नहीं उस लड़के ने उनके लिए क्या कीमत चुकाई। देखकर गुस्सा आता है। पत्थर, कैंची, कागज। तुम लोग मेरी बहनों पर बुरी नजर रखने की कोशिश मत करना। मुझे डरा रहे हो? पुलिस को बुलाओ, बुला लो, लेकिन कुछ किया नहीं। कानून हमारा क्या बिगाड़ेगा? मुझे यकीन नहीं होता तुम 24 घंटे उनके साथ रह सकते हो। थू, तुम देख लेना। हाँ, तो उस समय उसने उन चारों को बचाने की कोशिश की थी। कह सकते हैं उस समय उसकी इंसानियत पूरी तरह नहीं मरी थी, लेकिन दुर्भाग्य से आखिरकार वो एक घिनौना बदमाश बन गया। हाँ, भले ही उसने हमें बचाने के लिए चुपके से कोशिश की थी, लेकिन वह हमारे लिए नहीं था, वह तो अपने लिए था। बिल्कुल। इन बातों का पता चलने के बाद उसने हमें सच क्यों नहीं बताया? हमें सावधान क्यों नहीं किया? और फिर बाद में हमारी सारी सब्सिडी क्यों ले ली? साफ है, वह बस एक स्वार्थी छोटा आदमी था। उसने जो कुछ किया सब अपने फायदे के लिए किया। अगर हम गायब हो जाते तो वह फिर कभी हमारी सब्सिडी नहीं ले पाता। याद रखो, वह एक जुआरी था। सही कहा। जुआरी किसी भी तरह का झूठ बोल सकता है, कोई भी घिनौना काम कर सकता है। उस समय मैंने वाकई अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्त लगाई थी। अगर जिंदगी फिर से मिले तो भी मैं बिना हिचकिचाहट उस कैसीनो में जाऊंगा। हमें स्थिति समझ आ गई है। जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने कोई वास्तविक अपराध नहीं किया है। हम सिर्फ रिकॉर्ड में दर्ज कर सकते हैं। माफ कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मैं आखिर अपनी बहनों की रक्षा कैसे करूं? क्या करूं? तुम्हारी ये समस्या पुलिस नहीं सुलझा सकती, सिर्फ हुगे ही कर सकता है। हुगे कौन है? हुगे इस इलाके का बड़ा भाई है। ये मामला पल भर में सुलझा देगा। फिर वक्त मिले तो मुझे मिलवा देना। ठीक है, ये रहा हुगे का घर। तुम खुद जाओ, लेकिन ये बात याद रखना, हुगे का स्वभाव बहुत गर्म है। संभल कर जाना। ठीक है, समझ गया। चले जाओ, फिर आए तो पैर तोड़ दूंगा। हुगे, मैं किसी भी हालत में अपनी बहन को चोट नहीं पहुंचने दूंगी। एक और मौत से न डरने वाला। क्या देख रहे हो? बहुत गुस्सा आता है। हुगे का पत्ता अच्छा है, उसे उड़ा दो। आजकल समाज में हर तरह के बदमाश हैं। खुद चीज लेकर पत्नी से तलाक लिया और पत्नी को खाली हाथ छोड़ दिया। बहुत घिनौना है। आगे से ऐसे लोग मेरे पास आए तो सबकी टांगे तोड़ दूंगी। ठीक है हुगे। हुगे, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। दीदी, हम लोग तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया, हमें बहुत भूख लगी है। भैया 3 दिन से लौटे ही नहीं। कहीं हम भूख से मर तो नहीं जाएंगे? नहीं मरेंगे। मैं तुम्हारे भैया को ढूंढने जाता हूँ, मेरा इंतजार करना। हाँ।
तो ये कहना है कि ये वेंशुआन कैसीनो गया, दरअसल जियांगू के बड़े भाई से मदद मांगने, न कि जुआ की लत लगाकर जुआरी बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि हुगे का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है। उसकी उंगली क्या इसी तरह टूट गई थी? बकवास मत करो। उस साल वो लड़का जैसे ही अंदर आया, मुझे पता चल गया कि वो असली मर्द है। वे 4 नादान छोटे गुंडे, वो तो मैंने ही लोग बुलाकर हल किया था। तुम हल्के से करो, बच्चे जाग गए देखो। उस साल अगर मुझे पता होता कि उस लड़के के पैसे उसकी 4 बहनों के खाने बचने के पैसे थे, मैं किसी भी हालत में नहीं लेता। तो फिर उस साल तुमने उनके पैसे क्यों लिए? नियम तो नहीं तोड़ सकते ना। भाइयों ने काम किया, उन्हें कुछ फायदा तो मिलना चाहिए। उस साल अगर मुझे ये हालत पता होती, पैसे लेना तो दूर, मैं तो उसे लाख तो लाख देने को तैयार था। अरे ठीक है, इन सालों में वे लोग किसी तरह गुजारा तो कर ही लिए ना। नहीं, मैं उस लड़के की मदद करने जाता हूं, उसका साथ देने। उन कृतघ्नों को उस पर झूठा इल्जाम लगाने नहीं दूंगा। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वह ऐसा बदमाश हमारे लिए दूसरों से मदद कैसे मांग सकता है? दीदी आप शांत हो जाइए। सच्चाई आखिर क्या है? अभी तो पता नहीं, लेकिन उसने हमारी सहायता राशि उड़ा दी। हम लोगों को भूखा मार डाला, यह तो सच है। हाँ, सहायता राशि। उस साल हम पूरे 3 दिन भूखे रहे, लगभग भूख से मर ही गए थे। हाँ, अगर उस समय चौकीदार दादा दयालु होकर हमारे पास पैसे न लाते तो हम गुंडों से बेइज्जत होने से बच भी जाते, तो सड़क किनारे भूख से मर जाते। दीदी युए को बहुत भूख लगी है। यूयू चल नहीं सकती। आओ बैठ जाओ। क्या हम मरने वाले हैं? नहीं। क्या हम भी माँ पापा की तरह तारे बनकर आसमान में उड़ जाएंगे? तुम लोग तारे नहीं बनने वाले। हम सब मिलकर भैया को ढूंढेंगे। भैया मिल गया तो खाना मिल जाएगा। तुम लोग हिम्मत रखना। 4 बदमाश। चलो ओके, हम गलती कर बैठे, हम फिर कभी नहीं करेंगे। तुम चारों निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ कर दो, हम फिर कभी नहीं करेंगे। आज से तुम चारों इस शहर से निकल जाओ, वरना हर बार मिलेंगे, तुम्हें पीटेंगे। ठीक है, निकलो। हम अभी निकलते हैं। चलो, जल्दी से भाग जाओ। तुम कैसीनो से कैसे निकले? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम्हें पता है, हमें 3 दिन से खाना नहीं मिला। मैं और मेरी बहन भूख से बेहोश हो रही है। क्या? तुम रुको, मैं कोई रास्ता ढूंढता हूं। सचमुच निकम्मा आदमी है। उस पल की ठंड और निराशा को कौन समझ सकता है? उसी वक्त से मेरे दिल का दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। मैं भी ये वेंशुआन से पूरी तरह निराश हो गई। दीदी उस दिन से मैंने मन ही मन ठान लिया, मुझे कामयाब होना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। मैं फिर कभी इस बदमाश को अपनी बहनों को सताने नहीं दूंगी। मैं अपनी बहनों को अच्छी जिंदगी दिलाऊंगी। आज मैंने यह सब कर दिखाया, लेकिन उसने हमें जो चोट पहुंचाई वह कभी मिट नहीं सकती। दीदी ने सचमुच कर दिखाया। एक ग्रीन हाउस में पली बड़ी फूल आज खुद मुश्किलों का सामना कर रही है। हम तीनों की रक्षा कर रही है। मुझे याद है, जल्द ही दीदी ने दिखा दिया। अद्भुत व्यवसायिक प्रतिभा, जीवन की पहली कमाई की। हमारे दिन थोड़े बेहतर हुए, अब नहीं जीना पड़ता। एक वक्त का खाना खाकर दूसरे वक्त का इंतजार। हे भगवान, उस वक्त वे कितनी निराश रही होंगी। निकम्मे, चाहे तुमने उनके लिए कुछ भी किया हो, ऐसी घटना हुई, तुम जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। चाहे बहनों की रक्षा के लिए ही क्यों न हो, लेकिन बहनें तब भूख से मर रही थीं। कोई और रास्ता नहीं था क्या? अगर उस वक्त मैं और बेहतर कर पाता और काम का होता, तो शायद उन्हें इतनी मुश्किलें न झेलनी पड़ती। बॉस, अरे, ये गंदे भिखारी कहां से आए? जानते हो ये क्या जगह है? अंदर घुस गया। मालिक कृपया मेरी बहन को बचा लो। मेरी बहन भूख से मरने वाली है। मुझे थोड़ा खाना उधार दो। दूर हो जाओ, जल्दी से निकल जाओ, मेरे दुकान के काम में बाधा डाल रहे हो। मैं तुम्हें पीट दूंगा। मालिक मुझे थोड़ा खाना उधार दो। कुछ दिनों में मैं 2 गुना, 10 गुना नहीं, 100 गुना चुका दूंगा। मैं 100 गुना, 1000 गुना चुका दूंगा। कृपया मेरी बहन को बचा लो।
यह भिखारी कहाँ से आया? बहुत बुरा शगुन है, जल्दी से बाहर निकल जाओ। मेरे खाने का मूड खराब कर दिया, निकल जाओ। हट जाओ। अच्छी तरह से नहीं मानते तो बुरी तरह से मानोगे। ध्यान रखो, मैं तुम्हें पीट दूंगा। खूनदान। हाँ। 200 मिलीलीटर 150 रुपए, कितना निकलवाना है तुम खुद तय करो। 1000, मुझे 1000 मिलीलीटर निकलवाना है। 1000 मिलीलीटर? तुम्हें यकीन है? डॉक्टर चलिए। बच्चे, तुम इतने छोटे हो, खून क्यों बेच रहे हो? डॉक्टर निकालिए। लेकिन निकालिए। एक 1000? वो पागल हो गया है। शरीर से 400 मिलीलीटर से ज्यादा खून निकलने पर चक्कर आने लगते हैं। 800 मिलीलीटर से ज्यादा होने पर शरीर पर लौटाया न जा सकने वाला असर पड़ता है। 1000? वो ये कैसे कर सकता है? वह खुद अभी एक बच्चा है। वह इतना मजबूर हो गया कि खून बेचने लगा। क्या हमने उसे गलत समझा? नहीं, उसने खून बेचकर पैसे कमाए, तो पैसे कहाँ है? आखिरकार देवियों को बचाने वाला चौकीदार दादा ही क्यों था? उसकी उंगली कैसे टूटी? इसमें जरूर बहुत सी गुप्त बातें हुई होंगी। तुमने उस समय हमारे लिए 1000 मिलीलीटर खून निकलवाया था। लेकिन वह आदमी कहाँ है? आखिर तक हम उसके वापस आने का इंतजार करते रहे। जब वह वापस आया तो पूरा शरीर चोटों से भरा था, उंगली भी टूटी हुई थी। शायद उसने खून बेचा ही हमारे लिए नहीं था। मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। यह हमारे लिए नहीं था। दादा, आप ये क्या कर रहे हैं? वो बच्चा बहुत दुखी है। उसने इतना कुछ किया, लेकिन उसे इतना बड़ा अन्याय सहना पड़ा। कहीं आप तो नहीं? हाँ, मैं ही हूं वह जिसने उनकी जान बचाई, चौकीदार दादा। इसीलिए तुम इतनी जल्दी में हो। अगर मैं वहां नहीं जाता तो जीवन भर मन को शांति नहीं मिलेगी। उस दिन आखिर हुआ क्या था? उस दिन बेटा, तुमने अभी 1000 मिलीलीटर खून दिया है। एक दिन आराम करके जाओ, वरना शरीर साथ नहीं देगा। नहीं चाहिए। मेरी बहनें मेरी मदद का इंतजार कर रही है। अरे बेटा, एक दिन सोकर जाओ। मैं गिर नहीं सकता। बहनों की जान बचानी है, मैं गिर नहीं सकता। बेटा, बेटा, मेरी परवाह मत करो, पैसे बहनों को दे दो। क्या कहा तुमने? मुझे छोड़ो, पैसे बहनों को दो। नहीं, पहले तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। मेरी परवाह मत करो, बहनों को दे दो। ठीक है, चलो। तुम्हारे हाथ जम गए हैं। टिके रहो बेटा, टिके रहो। क्या मैं मर रहा हूँ? अगर भविष्य होता तो मैं जरूर कामयाब होता, खूब पैसा कमाता। उस बदमाश को फिर कभी बहनों को सताने नहीं देता, बहनों को अच्छी जिंदगी दिलाता। पर शायद मैं मरने वाला हूँ। बेटा, बेटा, जल्दी से बहनों के लिए खाना लेकर घर जाओ। डॉक्टर, क्या सच में कोई उपाय नहीं है? इलाज में बहुत देर हो गई है। उंगलियां पूरी रात ठंड में रहकर सड़ चुकी है। अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो पूरा हाथ गंवाना पड़ सकता है। ये दोनों उंगलियां जल्दी काटनी होंगी। ये बच्चा अभी छोटा है। ये तो काट दो, अगर पूरा हाथ ही गया।
तो बहनों के लिए पैसे कैसे कमाऊंगा? तो असल में उसकी उंगलियां जुआ के कारण नहीं थीं, नहीं उन गुंडों की वजह से, बल्कि अपनी बहनों को बचाने के लिए थीं। वो उस समय इतना छोटा था। समझदारी देख दिल दुख जाता है। इस बच्चे की जिंदगी बहुत कठिन रही है। अंधेरे में संघर्ष करता रहा। उसकी कुर्बानी कोई नहीं जानता। ये नहीं हो सकता। सही कहा, इंसान की जटिलता ही उसकी बहुआयामीता है। यहाँ तक कि इस समय जो हमारे लिए इतना सोच रहा है, ये वेन जुआन अंत में फिर भी वह उस व्यक्ति में बिगड़ गया जो हमारा सपना बन गया। वह उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचते हैं। उसकी वजह से मैं लगभग वैज्ञानिक रास्ते पर नहीं चल पाया। अगर ऐसा होता तो मेरे देश का विज्ञान लगभग विफल हो जाता। मुझे याद है, इस भूख के बाद बड़ी बहन ने कड़ी मेहनत की, अंत में अपनी स्नैक की दुकान खोली और मैं ओलंपियाड और सूत्रों में दिलचस्पी लेने लगा। लेकिन यह बदमाश, उसने लगातार मुझे नीचा दिखाया और हतोत्साहित किया। मैं छोड़ना चाहता था, लेकिन संयोग से मैं अपने शिक्षक से मिला, प्रोफेसर जू यालोंग। उनके मार्गदर्शन में मैंने फिर से आत्मविश्वास हासिल किया और आज का यह चमकदार व्यक्ति बना। जू यालोंग, दुनिया भर में प्रसिद्ध वैज्ञानिक। शिक्षक लिन चुन्युए वास्तव में हमारी वरिष्ठ बहन है। वो वास्तव में एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। बहुत खतरनाक। अगर उस साल संयोग नहीं होता और वह शिक्षक से नहीं मिलती तो मेरा देश एक को खो देता। चमकदार प्रतिभा। प्रतिभा? हाँ, उन दिनों मैं 2 प्रतिभाओं को जानता था। एक तुम्हारी वरिष्ठ बहन है और दूसरा तुम्हारी बहन से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिभा तुम्हारी बहन से कई गुना अधिक डरावनी है। वरिष्ठ बहन की प्रतिभा पहले से ही दुनिया में शीर्ष पर है, जिसकी प्रतिभा उससे कई गुना अधिक है। हमने उस व्यक्ति का नाम कभी क्यों नहीं सुना? दरअसल तुमने उसका नाम सुना है, बस शैक्षणिक क्षेत्र में नहीं। दरअसल इस दुनिया में इतने संयोग नहीं होते, कुछ संयोग। दरअसल दूसरों की सावधानी पूर्वक योजना होती है। शिक्षक, आप सामान क्यों पैक कर रहे हैं? क्या आप वरिष्ठ बहन का लाइव प्रसारण नहीं देखेंगे? अरे, मुझे अब एक ऐसे छात्र को देखने जाना है जो छात्र नहीं है, नहीं तो मुझे डर है कि मैं अपने बाकी जीवन में पछताऊंगा। शिक्षक, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं मानता हूं, शायद बचपन में हम उसके बारे में गलतफहमी में थे, लेकिन यह उसके बाद के कार्यों को माफ नहीं करता जो उसने हर एक के साथ किया। कभी तुमने कहा मैं बेकार हूं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उन विकृत सच्चाइयों ने लगभग मेरा आत्मविश्वास तोड़ दिया। उस समय मैं भूली थी, वयस्कों की तरह समझने की क्षमता नहीं थी। लेकिन अब अलग है, मैं अब वह पहले वाली नहीं रही। हीन भावना वाली लिन चुन्यू और तुम भी अब नहीं रहे जिस ये वेन जुआन से मैं डरती थी। ये वेन जुआन, क्या तुम्हें पछतावा है? क्या पछतावा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया? यू इतने क्रूर दबाव में भी आत्मविश्वास फिर से पा सकी, किसी पर निर्भर न होकर सिर्फ अपनी मेहनत से इस ऊंचाई तक पहुंची। इसमें छिपा दर्द सोचने से ही डर लगता है। तुम्हें इतने लोगों के सामने आत्मविश्वास से चमकते देखना कितना अच्छा लगता है। लगता है सब कुछ सार्थक था। बस हो गया, मेरे प्रति चिंता का नाटक मत करो। अगर सच में चिंता होती तो बचपन में क्यों ऐसा करते? तुम अब मुझे घृणित लगते हो। कल कीचड़ में फंसे थे, आज सब हंसी की बात बन गए। माँ, वह क्या कर रहा है? वह कचरा बीन रहा है। तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो बड़े होकर उसकी तरह बेघर भिखारी बन जाओगे। यह फॉर्मूला कितना कठिन है, ऐसे हल होता है। आखिरकार यहाँ के ग्रंथ समझ आ गए। इस तरह भले ही यू को कुछ समझ न आए, मैं भी मदद करूंगा।
मार्गदर्शन का काम कर सकूंगा। पहले उसे सही रास्ते पर लाना होगा। क्या करूं? आखिर क्या करूं? डेकार्ट का कोऑर्डिनेट सिस्टम वह जरूर पसंद करेगी। हे भगवान, लिन चुन यू उस समय कितनी छोटी थी। अभी रिसर्च की शुरुआत ही की थी और पहले से ही डेकार्ट के फॉर्मूले पर रिसर्च कर रही थी। इस उम्र में इतनी दूर तक पहुंचना, प्रतिभाओं में भी प्रतिभा है, और उन्हें इस तरह नीचा दिखाया, बहुत बुरा किया। यह तो खुद कुछ न कर पाने वाला बेकार है, और दूसरों को भी अपने जैसा बेकार समझता है। मुझे पहली बार रिसर्च और फॉर्मूले में दिलचस्पी आई तब जब पार्क से गुजरते हुए किसी ने चौक से जमीन पर एक बहुत रोमांटिक फॉर्मूला बनाया। वह एक बहुत सुंदर फॉर्मूला था। डेकार्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम के 14 बाइट्स ने एक सुंदर दिल का आकार बनाया। मुझे नहीं पता कि यह चित्र किसने बनाया, लेकिन उसी ने मेरे लिए रिसर्च का दरवाजा खोला, मुझे इस अद्भुत दुनिया में ले आया। उन्होंने बस फॉर्मूला लिख दिया जिससे मुझे दिलचस्पी आ गई, और मुझे पता चला कि इतना ठंडा फॉर्मूला भी इतने रोमांटिक तरीके से बयां किया जा सकता है। और मैं रिसर्च के रास्ते पर चल पड़ी। हमारी किस्मत में बहुत उथल पुथल थी, लेकिन बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा होता है। हम सबके जीवन में कभी न कभी कुछ लोग मददगार बनकर आते हैं, और यूएई के 2 संरक्षक थे। एक तो दुनिया में मशहूर प्रोफेसर जू यालोंग, और दूसरा शख्स यूएई को रिसर्च की दुनिया में ले जाया। हाँ, बाद में मैंने हर तरह से उस रहस्यमय शख्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। फिर भी मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अगर वह नहीं होता तो शायद मैं इस रास्ते पर नहीं आती, और इतने साल तक टिकी भी नहीं रहती। मुझे पता है यहाँ बैठे कई लोग मेरी कामयाबी से जलते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी, सड़ी हुई हड्डियों से भी खूबसूरत फूल खिल सकते हैं। बस दिल में उम्मीद की रोशनी रखो, अंधेरा कभी नहीं छा सकता। बहुत अच्छा कहा। अब येवनिक्स यूएन से तुलना करो। एक ही माहौल से आया, देखो वो कैसा है। येवनिक्स यूएन क्या बेकार चीज है। 4 देवियों से तुलना, नालायक कभी सुधरता नहीं। लेकिन कई बार इंसान की मेहनत सीमित होती है। वह किताबें पढ़ने में पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी थी। तुमने मुझे हमेशा नीचा दिखाया, दबाया। मैं तुमसे नफरत करने लगी, इसलिए और मेहनत की और जी जान लगा दी, बस तुम्हें साबित करने के लिए कि मैं बेकार नहीं हूँ। मैं बेहतर इंसान बन सकती हूँ। शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी तानों ने ही यूए को आगे बढ़ने की ताकत दी। कितना अच्छा है यूए। अब तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई हो। पहले जैसी रोने वाली बच्ची नहीं रही। मेरी बहन तो रात के आसमान का चांद होनी चाहिए, चमकता हुआ। क्या देख रही हो? वापस करो। नीचे के सवालों के जवाब भी नहीं लिखे। कितनी बेवकूफ हो तुम। अभी नहीं आता इसका मतलब यह नहीं कि कभी नहीं आएगा। मेरी सलाह है, अभी से ही हार मान लो, नहीं तो किसी अमीर से शादी कर लो, वरना तुम्हारी किस्मत में बस तहखाने में रहना है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी तरह निकम्मी नहीं बनूंगी। मैं एक दिन सबकी नजरों का चांद बनूंगी। सपने देखना बंद करो, नालायक हमेशा नालायक रहता है। अरे तू राह बघ, जेव्हा मी यशस्वी होईन तुला खरोखर पश्चाताप होईल। ये वेन श्वान पुन्हा काय करतोय? स्वतः अभ्यास नाही करत आणि माझाही अर्था करतो। अरे हे सूत्र कोणी लिहिले? खूप छान आहे।
पण शियाओ यूएसाठी खूप कठीण आहे, तिला योग्य नाही. मी बघतोय का? चूक नाही होऊ शकत. ही समस्या तर तीच आहे. कॉलेज फोरमवरची ती राक्षसी समस्या. राक्षसी समस्या म्हणजे काय? त्यावेळी प्रोफेसर झूनी मनात येऊन एक समस्या दिली होती, जी युनिव्हर्सिटीच्या ज्ञानाच्या पलीकडची होती. जरी प्रोफेसर झूना अशी अपेक्षा नव्हती की कोणी हे सोडवू शकेल, पण जेव्हा खरोखर कोणीच सोडवू शकला नाही, तेव्हा प्रोफेसर झूच्या मनात कदाचित काहीसे दुःख झाले असेल. म्हणून आमच्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना हे केल्यावर त्यांनी संशोधन सुरू केले, पण पदवी दिनापर्यंतही सापडले नाही. अरे देवा, तो तेव्हा किती वर्षांचा होता? तरीही हे सोडवू शकला? मला कळत नाही. शिक्षकांनी सांगितलेला दुसरा प्रतिभावान कोण आहे ते? दैवी प्रतिभा, खरा दैवी प्रतिभावान. अरे तू किती वर्षांचा आहेस की हे सोडवू शकलास? तू कोण आहेस? माझा विद्यार्थी होण्यास तयार आहेस का? चला एकत्र संशोधन करूया. घाबरू नकोस, मी वाईट नाही. अरे विश्वास नसेल तर माझी माहिती तपासून घे. सहज सापडेल. शिक्षक, हे खरं आहे का? त्याचे तेव्हाचे बालिशपण पूर्णपणे नष्ट झाले नव्हते, पण त्याच्या डोळ्यांतील चमक मी पाहिलेल्या कोणापेक्षाही निश्चयपूर्ण होती. तो एक उंच उडणारा सूर्य होता, पण त्याच्या बहिणीमुळे त्याने सोडून दिले जे त्याचे स्वतःचे सिंहासन होते. म्हणजे तो सतत अंधारात भार वाहत होता. त्याचे बलिदान कोणालाच माहीत नव्हते. म्हणून मी यावेळी त्याला भेटायला जातो, त्याला थेट विचारायला की हे करणे योग्य होते का? हे खरं असू शकत नाही. सावलीसारखा सतत अंधारात राहून मला मार्गदर्शन करणारा, मला प्रवेश दाखवणारा तूच आहेस? हे असं कसं शक्य आहे? कदाचित त्याने प्रोफेसर झूना आधी ओळखलं असेल. एक अशिक्षित माणूस, लहानपणापासून समाजात घोटाळ्यात राहिलेला, तरीही स्वतःच शिकू शकला. ही किती प्रचंड प्रतिभा आहे. प्रतिभावान, खरा प्रतिभावान. नाही, प्रतिभावान हा शब्द पुरा आहे. तो राक्षस आहे. प्रतिभावानापेक्षाही विकृत राक्षस. जर त्याची इच्छा असेल तर पूर्णपणे शैक्षणिक संशोधनात डुबकी मारू शकतो. मुझे डर है कि मेरे देश लोगों की तकनीक और भी उन्नत हो जाएगी. यानी कि ये वेंचुआन नहीं चुपके से योजना बनाकर काम किया, लिन चुनिवे को उसी रास्ते पर ले गए जो असल में उसका ही था, सौ तक राजमार्ग. नहीं हो सकता. हालांकि ये वेंचुआन ने ही यूए को रिसर्च की दुनिया में लेकर आया, लेकिन यूए आज मुकाम तक पहुंचने में निर्णायक कारक रही है यूए की खुद की अनुशासनशीलता और प्रोफेसर जू की शिक्षा. हाँ, उस समय चाहे तूफान हो या बारिश, यूए लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जरूर जाती थी. लाइब्रेरी की किताबें खत्म होने से पहले तक उसने एक दिन भी नहीं छोड़ा. इसलिए यूए को आज का दिन मिला है, यह सच है. शायद मेरी जिंदगी के पहले हिस्से में उसने मेरी मदद करने की कोशिश जरूर की, लेकिन मेरी आज की उपलब्धियां मेरी खुद की मेहनत का नतीजा है. हालांकि यह सच है कि उसने मुझे इस रास्ते पर लाया, लेकिन अगर प्रोफेसर जू की मदद न होती और मेरी खुद की मेहनत न होती तो मैं इस रास्ते पर इतना आगे नहीं बढ़ पाती. बिल्कुल सही कहा. हालांकि ये वेंचुआन ने रास्ता दिखाया, ये सच है, लेकिन आखिरकार देवी की खुद की मेहनत नहीं काम किया. मार्गदर्शन का श्रेय तो है, लेकिन उसने बाद में जो गलतियां की उन्हें नहीं मिटाया जा सकता. आखिर हुआ क्या था? सबसे पहले प्रोफेसर जू से मिलने वाला ये वेंचुआन आखिर उससे अलग क्यों हो गया? शांत रहो, शांत रहो. चलो आगे देखते हैं. कैसा लगा? क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी? तुम चिंता मत करो, सारे खर्चे मैं उठाऊंगा. मैं तुम्हें वेतन भी दे सकता हूं. मुझे परेशान मत करो, दिलचस्पी नहीं है. मत जाओ, मत जाओ. मेरी बात सुनो. तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मैं कर सकता हूं सब कुछ दूंगा. मुझे रिसर्च में कोई दिलचस्पी नहीं है, इस ख्याल को छोड़ दो. बेटा, तुम अपनी प्रतिभा को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते. अरे मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा. शिक्षक, जब आपको ऐसी असाधारण प्रतिभा मिल गई तो आखिर आपकी शिष्या क्यों बनी? लिन चुन्युए, आखिर इसमें क्या हुआ था? अरे लिन चुन्युए को कभी पता नहीं चला. इस दुनिया में असल में इतने संयोग नहीं होते. कई बार जिसे तुम संयोग समझते हो वो असल में होता है दूसरों की सोची समझी योजना. क्योंकि मेरी और लिन चुन्युए की मुलाकात संयोग नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर मुझे लिन चुन्युए के सामने लाया था. क्या? अभी भी भूतिया निशान पढ़ रही हो? समझ पा रही हो? क्यों चुप हो गई? मेरी बात सही निकली ना? तुम झूठ बोल रहे हो. मैं अब बहुत कुछ जानती हूँ. स्कूल की किताबें मैंने लगभग सब पढ़ ली हैं. देखो तुम्हारी हिम्मत. तुम्हारी बुद्धि तो बस इन किताबों को पढ़ने लायक है. लाइब्रेरी की किताबें तुम समझ पाती हो? अगर मैं नहीं समझ पाई तो पार्क वाले मुझे सिखा देंगे. पार्क? कुछ नहीं.
लाइब्रेरी में हजारों किताबें हैं। वो पार्क वाले भी तुम्हारी तरह हैं, कुछ नहीं समझते। उनके बारे में ऐसा मत बोलो। मैं अभी तुम्हें साबित करके दिखाती हूँ। लाइब्रेरी में जाकर देखो, बस यहीं सिमट कर मत रहो। बाहर की दुनिया देखोगी तो पता चलेगा तुम कितनी छोटी हो। चिंता मत करो, डरो मत। आसमान टूटे तो भाई संभाल लेगा। अगर नफरत तुम्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती है तो नफरत करती रहो। तुम और प्रोफेसर जू क्या लाइब्रेरी में ही मिले थे? उन्होंने तुम्हारी प्रतिभा पहचानी, इसलिए तुम्हारे गुरु बने, तुम्हें इस रास्ते पर लाए। तुम्हारी बुद्धि तो बस यहां किताबें पढ़ने लायक है। लाइब्रेरी की किताबें तुम समझ पाती हो? बेटी, ये किताब तो कॉलेज के बच्चों के लिए है। तुम अभी से समझ रही हो? हाँ, समझ रही हूँ। देखो, अरे, मुझे तो 2 प्रतिभाएं मिल गई। मेरी शागिर्द बनोगी? अगर ये याद नहीं देखी होती तो मुझे लगता वो बस ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन अब सोचकर डर लग रहा है। दरअसल ये वेंजुआन शुरू से ही उसकी मदद कर रहे थे। यानी देवी को लगा जो उनके गुरु थे वो ये वेंजुआन नहीं ढूंढे थे। जो मेहनत उन्होंने की वो भी ये वेंजुआन की दिखाई राह पर थी। क्या यही सच्चाई थी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मेरी कल्पना से इतने अलग हो, इतने कि मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, यह मेरा अपना चुनाव था। अगर किसी एक व्यक्ति को बादलों ने रोशनी छीन ली, अंधेरे में धकेल दिया है, मैं अकेली ठीक हूं। बिया, बस हो गया। जब तक खुद कांटा न चुभे दर्द का एहसास नहीं होता। मुझे पता है आप लोग अब तक देख रहे हैं, शायद सोच रहे हैं कि वेंजुआन वैसा नहीं है जैसा हम कह रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ ये वेंजुआन एक शैतान है, एक निकम्मा, एक बदमाश। शायद उसमें सच में कुछ अच्छाई हो, लेकिन वो गर्मजोशी कभी मुझ पर नहीं पड़ी। हम लोग जिन्होंने खुद ये सब झेला है, जो उसके साथ 10 साल से ज्यादा रहे हैं, वो जानते हैं कि वो असल में कैसा है। वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा यादों में दिखता है। उसके अपराधों की फहरिस्त लंबी है। मैं भी ये वेंजुआन को अच्छा नहीं मानती। ये 10 साल हमने कैसे काटे हमें खुद पता है। शायद उससे पहले उसका दिल साफ था, लेकिन उस घटना के बाद वो पूरी तरह बदल गया। आपने सिर्फ एक पहलू देखा है। इस घटना के बाद यूए ने प्रोफेसर जू के साथ पढ़ाई पर ध्यान दिया। बड़ी बहन ने हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए पढ़ाई छोड़कर काम शुरू किया। मुश्किल से पहला प्रोडक्ट बनाया, एक क्रांतिकारी उत्पाद। कंपनी लिस्टिंग से एक कदम दूर थी, तभी इस बदमाश ने जबरदस्ती कंपनी छीन ली। बस इस एक बात के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उस वक्त मैंने सही वक्त पकड़ा था। मेरी छोटी सी स्टार्टअप कंपनी तेजी से बढ़ी। लिस्टिंग से बस एक कदम दूर थी। बस निवेशक का पैसा मिल जाता तो मैं सफल हो जाती। लेकिन ठीक इसी वक्त ये बदमाश आ गया। उसने मुझे ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया, सब कुछ छीन लिया, मुझे रातों रात दिवालिया कर दिया। सच है, बदमाश बदमाश ही होता है। उसे आज जो मिला है वो बिल्कुल बेकार नहीं है। एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट और रिश्ते की आड़ में झूठ एक प्रतिभा की जिंदगी तबाह करने वाला था। वो तो एक जानवर है। मैं देखना चाहता हूं इस बदमाश ने कौन सा नीच और घटिया तरीका अपनाया देवी की कंपनी छीनने के लिए। वो पहले की छोटी लड़की अब बहुत कुशल हो गई है। ये 100 लोगों की कंपनी बखूबी चला रही है। इतनी ताकतवर इंसान मेरी बहन है। आप चिंता न करें, आपके निवेश से मुझे विश्वास है कि 1 साल के भीतर ही स्टॉक मार्केट में सफलतापूर्वक लिस्ट हो जाऊंगा। मुझे आपकी क्षमता पर भरोसा है। आखिरकार आप व्यापार जगत के सबसे युवा अग्रणी नेता है। तो चलिए हमारी साझेदारी शुभ हो। साझेदारी शुभ हो। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बिना वजह ऑफिस मत आया करो? मुझे डर था कि तुम देर से काम करके खाना भूल जाओगे, पेट खराब हो जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर चिकन सूप बनाया है। ये कौन है? ये मेरे भाई हैं। माफ कीजिए, आपको ये मजाक दिखाना पड़ा। वाकई में प्रतिभाशाली है। चूंकि ये आपका पारिवारिक मामला है तो मैं अभी चलता हूं। कल हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। हाँ, धीरे से जाइएगा।
क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरी कंपनी में सिर्फ दुर्लभ प्रतिभाएं काम करती हैं? तुम्हारी ये बदहवास हालत मेरे कर्मचारियों को बेचैन कर देगी। बाद में अगर कर्मचारी छोड़कर चले गए तो जिम्मेदारी तुम लोगे। मैं तो बस डर गया था कि तुम खाना भूल जाओगी। मैंने तुम्हारे लिए पूरे 5 घंटे लगाकर ये चिकन सूप बनाया है। मुझे याद है तुम बचपन में चिकन सूप बहुत पसंद करती थी। जरा चखकर देखो कैसा बना है। क्या तुम देख नहीं रहे मैं कितनी व्यस्त हूं? तुम्हें थोड़ी भी समझ नहीं है। ये निकम्मा आदमी वाकई में बिल्कुल समझदार नहीं है। क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा देवी बातचीत कर रही है? अगर उसकी वजह से बातचीत फेल हो गई तो क्या वो जिम्मेदारी लेगा? देर से आई हुई चिंता सबसे सस्ती होती है। इस समय देवी को तो शायद स्वर्ग का खाना चाहिए। वो तो बस एक फोन कॉल की बात थी। ये यहाँ आकर दिखावा क्यों कर रहा है? शायद इसी समय वह देवी की कंपनी हड़पने की योजना बना रहा हो। वह ऐसा करके जानबूझकर देवी की कंपनी को बुरा प्रभावित करना चाहता है ताकि वह अपनी अगली योजना पर आगे बढ़ सके। दुनिया में ऐसे निकम्मे लोग कैसे हो सकते हैं? अपनी बहन ने मुश्किल से कुछ हासिल किया, जीवन अभी ठीक हुआ भी नहीं कि उसने उन्हें फिर से पीछे धकेल दिया। इस घटना के कुछ ही समय बाद वह बहाना बनाकर आया और मेरे साथ झगड़ा किया। फिर मुझे ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया। मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया। मैं अक्सर सोचती हूँ अगर उस दिन मैंने वो चिकन सूप पी लिया होता तो क्या वह मुझसे इस तरह बदला नहीं लेता? सिर्फ इसलिए कि देवी ने उसका सूप नहीं पिया, वो ऐसा पागलपन भरा काम कर सकता है? ऐसे लोग बहुत डरावने होते हैं। मैं पहले सोचती थी कि उसका बचपन मुश्किलों में बीता। मैं उससे बहुत सहानुभूति रखती थी। बकवास। चाहे कितना भी छुपाओ, बुरे लोग हमेशा बुरे ही रहते हैं। एक कटोरी चिकन सूप के बदले तुम्हें आज जो शानदार और सफल भविष्य मिला है। वैल्यू। माफ करना, मैंने फिर गड़बड़ कर दी। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। क्या बिजनेस लीजेंड, क्या बेस्ट न्यूकमर। बस एक नादान लड़की है, मरने के कगार पर खड़ी है और पता भी नहीं। फिक्र मत करो, उसकी ये बेकार कंपनी की फंडिंग चेन पहले ही शराब हो चुकी है। कल मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दूंगा और असली शेयर होल्डर बन जाऊंगा। उसे कंगाल बनाकर बाहर शेंक दूंगा। फंडिंग चेन टूट गई तो सीसी की कंपनी पहले ही कगार पर पहुंच चुकी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं साइन करना चाहिए। यह तो उसकी मेहनत का फल है। इसका क्या मतलब है? यह तथाकथित निवेशक झूठा है। उसका असली मकसद तो मेरी कंपनी हड़पना है। क्या कह रहे हो? क्या यूएनएक्स यूएन उस समय देवी की मदद करने की सोच रहा था? उस वक्त मेरी कंपनी की फंडिंग चेन में दिक्कत आई थी। यह नामुमकिन है। मुझे कैसे पता नहीं चला? बकवास है। अगर वह सच में अच्छा इंसान होता तो सीधे तुम्हें क्यों नहीं बताता? और बाद में उसने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर कंपनी छीन ली। वह निवेशक से अलग कैसे है? हाँ, आखिरकार वह तो खुद ही दीदी की कंपनी हड़पना चाहता था। इतनी शानदार बातें बोल रहा है, घिन आती है। उस वक्त तुम आत्मविश्वास से भरे घमंडी थे। मेरी एक तरफा बातों पर कैसे यकीन करते? तुम्हारा कब खत्म होगा? मैंने कितनी बार कहा है, परेशान मत करो। क्या तुम चाहते हो कि सिक्योरिटी तुम्हें रोके तब तुम्हें संतोष होगा? इतनी छोटी सी कंपनी है, क्या दिखावा कर रही हो? सच में लग रहा है कि तुम बड़ी मालकिन हो। एक बार फिर कह रही हूँ, कल मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। कंपनी लिस्ट होने वाली है। थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं। मैं बहुत व्यस्त हूँ। कुछ कहना है तो सीधे कहो, ठीक है? अगर तुम मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहती तो यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और मुझे 1 लाख रुपए दो। उसके बाद मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सच में कमीना है। पैसे मैं तुरंत अकाउंट से भिजवा दूंगी। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक पल भी नहीं देख सकती। चले जाओ। हाँ, जाना चाहिए, पर जाना चाहिए तो तुम्हें। तुम इंसान भी हो? मैंने कहा था तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। अब यह कंपनी मेरी है, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं। प्यारी बहन, तुम जानती हो मैंने इस कंपनी के लिए कितनी मेहनत की है। कल ही फसल काटने का दिन है। तुमने वो मुझे वापस कर दो। व्यापार जगत का नया नेता, तुम इसके काबिल हो। अभी मेरी कंपनी से बाहर निकलो। मुझे दो। बॉडीगार्ड। माफ कीजिए मिस्टर लिन, तुम ये कमीना, मैं गुस्से से कांप रहा हूँ। इस दुनिया में ऐसा नीच इंसान कैसे हो सकता है? अब समझ आया कि निवेशक की सच्चाई जानने के बाद उसने देवी को क्यों नहीं बताया। असल में
वह पूरी कंपनी हड़पना चाहता था। बेशर्म, अपनी बहन तक को धोखा दिया। मैं तो सोचता था वह एक दुर्लभ प्रतिभा है, पर असल में उसकी रगों में अभी भी शैतान बसता है। नरक खाली है, शैतान इंसानों में घुल गया है। पहले मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, पर अब मैं सच में महसूस कर रहा हूँ। हमारे आसपास कितने इंसानी चमड़ी वाले शैतान घूम रहे हैं। यह तो व्यावसायिक धोखाधड़ी है। अब भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सिर्फ जनता की अदालत ही नहीं, सबके सामने उसे मार देना चाहिए, तभी ठंडा होगा। मारो उसे, मारो, मारो। तुम्हें यकीन नहीं होगा, जब तुमने मेरी कंपनी छीनी, मैं रातों रात कंगाल हो गया। उस दिन के बाद मैंने खुद को बचाना सीख लिया। मैं कभी भी किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करूंगा, और इसी वजह से आज मैं यहाँ इतने गर्व से खड़ा हूँ। हम दीदी का बहुत शुक्रगुजार हैं। उनकी मदद के बिना हम इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ पाते। यही है मेरी दीदी। गहरे गड्ढे में गिरने के बाद भी वह खुद ही बाहर निकल आई। नहीं, ऐसा नहीं है। इस नीच से धोखा खाने के बाद मैं लगभग कभी उबर नहीं पाती। शुक्र है उस वक्त मेरी मुलाकात हुई एक रहस्यमय तौर पर उभरे व्यापारी, एक देवदूत निवेशक से। उनकी भारी रकम के सहारे मैं जल्दी मुश्किल से निकल पाई और फिर से खड़ी हो गई। उसके कुछ ही समय बाद येवेनिक्स यूएन द्वारा लूटी गई यह कंपनी धीरे धीरे बर्बाद हो गई, आखिरकार गुमनामी में खो गई। सही हुआ। ये नालायक जो किताब तक नहीं पढ़ा, व्यापार क्या जाने, उसके हाथ में कितनी भी अच्छी चीज हो, बर्बाद हो जाएगी। अगर उस वक्त उसने देवी के साथ अच्छा व्यवहार किया होता, शायद उसे देवी से और भी कुछ मिल जाता, बजाय इसके कि आज उसके हाथ खाली हों। चलो देखते हैं उसने कैसे एक लिस्टिंग के करीब पहुंची कंपनी को तबाह कर दिया। कैसा है? मैंने कंपनी के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के सभी फंड प्रोजेक्ट देखे। फंडिंग चेन में बड़ी समस्या आ गई है। कुल 5 करोड़ का घाटा है। 5 करोड़? अगर पूरा नहीं किया तो क्या होगा? कंपनी दिवालिया घोषित हो जाएगी। ये 5 करोड़ का कर्ज कंपनी के सभी लोगों पर आ जाएगा। ये कंपनी श्री लिन ने खुद बनाई थी, इस आदमी ने छीन ली। अब देखो, ये कंपनी एक बम है, कभी भी फट सकती है। अब कंपनी का मालिक ये नीच आदमी है, यानी अगर इस महीने ये घाटा पूरा नहीं हुआ तो 5 करोड़ का भारी कर्ज पूरा उस पर आ जाएगा। बिल्कुल सही हुआ। श्री, ये देखिए। पहले सबको काम पर लगा दीजिए। मैं इस कंपनी को बचाऊंगा। मैं बहन की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। आपकी बात मैंने सुन ली है। नीच हरकतों से हड़पी कंपनी एक बम निकली। आपको क्या लगता है कुछ पीने से हम असली पैसा निकाल देंगे आपके अथाह गड्ढे भरने के लिए? आपको क्या लगता है आप जैसे नीच हमें मना लेंगे? सच तो यह है, आप तो वही हैं जिन्होंने किताब तक नहीं पढ़ी। नीचे से एकदम ऊपर आए अनपढ़ क्या चीज है, हमारे साथ बैठने लायक। हाँ, मैं नीच हूं, लेकिन आज आप लोगों ने मुझे यहां बैठाया। क्या आप अलग हैं? वैसे ही नीच अमीर बनना है। ऊंचा सोचने से नहीं होगा। सबको लगता है आपकी बहन बिजनेस जीनियस है, लेकिन वो बहुत भोली है, अकड़ती रहती है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन आप अलग हैं। मुझे लगता है आप दिलचस्प है। आप बहन के लिए निवेश चाहते हैं, उसके लिए वो करना चाहते हैं जो वो नहीं करना चाहती। लेकिन आपको क्या लगता है हम आपकी मदद करेंगे? फंडिंग चेन में इतनी बड़ी समस्या, 5 करोड़ का घाटा, शायद 15 करोड़ चाहिए होंगे। 15 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे 8 करोड़ दीजिए, पूरा ग्रुप चला दूंगा। आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? 8 करोड़ बिजनेस मिथक है, बफेट आ जाए, सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। 5 करोड़ 15 दिनों में 10 करोड़ वापस। ठीक है, मैं तुम्हें 2 करोड़ और देता हूं। अगर तुम नाकाम रहे तो अपने पूरे शरीर के अंगों से चुकाओगे। अरे पापा, उस साल 7 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी। उस निवेश का जोखिम लगभग 100% था। आपने कैसे? मैं भी उस समय ऐसा ही सोचता था, लेकिन उसी रात मैंने उस लड़के की आंखों में देखा। पता नहीं क्यों एक एहसास हुआ, शायद मैं एक चमत्कार देखने वाला हूं। अरे, आप बहुत जल्दबाजी कर गए। उस कंपनी की फंडिंग चेन इतनी बड़ी समस्या आ गई थी। मात्र 7 करोड़ से उस कमी को पूरा करना कोई भी नहीं कर सकता था। नहीं, असल में व्यापार इतिहास में एक व्यक्ति ऐसा था जो कर सकता था। वो था उस साल अचानक उभरा व्यापार जीनियस। दुर्भाग्य से उसकी पहचान बहुत रहस्यमय थी।
आज तक कोई नहीं जानता उसकी असली पहचान। तुम्हारे लिए उसकी पहचान रहस्य है। लेकिन उस बार मैंने एक चमकते सितारे का उदय देखा। उसकी चमक ने पूरे व्यापार जगत को पूरे 3 साल तक सिर नहीं उठाने दिया। क्या वह व्यक्ति वही नहीं है? वो एक अभूतपूर्व सुपर व्यापार साम्राज्य बना सकता था। वैश्विक व्यापार गुरु बन सकता था। क्या व्यापार रानी? वो तो बस उसके हाथों से बने साम्राज्य के अवशेषों से पोषण लेकर उगी एक शाखा है। उसने मेरे साथ एक युग की कहानी लिखी। मैंने एक तारे का उदय देखा और अब उसके पतन को भी देखूंगा। क्या मैं गलत हूं? उसने एक गहरे संकट में फंसी कंपनी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, एक लगभग असंभव भविष्य के लिए। पता नहीं क्यों मैंने देखा उसे निवेश जुटाने के लिए झुकते हुए। अचानक दिल दुखा। वह आखिर कैसा इंसान है, मैं समझ नहीं पा रहा। क्या हमने उसे गलत समझा? क्यों? क्योंकि तुमने कहा था वह कंपनी तुम्हारी मेहनत थी। झूठ है, उसके बहकावे में मत आओ। उसने यह सब सिर्फ अपने लिए किया, नहीं तो क्यों उसने कंपनी को दोबारा जीवित करने के बाद दीदी को वापस नहीं की? हाँ, जब दीदी ने दोबारा व्यापार शुरू किया तब कितनी मुश्किलें आईं। वह कहा है उसने एक पैसा भी नहीं दिया। क्या उसने दीदी की मदद की? हाँ, अगर वो अभी भी ठीक ठाक जी रहा है, मतलब उसने कंपनी बचा ली। तो कंपनी कहाँ है? पैसा कहाँ है? मैं मानता हूँ कि वह काबिल है, एक प्रतिभाशाली है, लेकिन उसका चरित्र उसकी काबिलियत जैसा नहीं है। ऐसे इंसान की क्षमता जितनी बड़ी हो, खतरा उतना ही बड़ा होता है। हाँ, योग्यता के बिना ऊंचा पद मिल गया, नहीं तो उसकी यह हालत नहीं होती। दीदी ने दूसरी बार बिजनेस शुरू किया तब कितनी मुश्किल थी, पता है? वह पार्टनर्स को खुश करने के लिए खुद को मजबूर करती थी, उन पार्टियों में जाने के लिए जिनसे उसे नफरत थी। और तुमने दीदी की कंपनी चुरा ली थी। तुम में उसकी मदद करने की क्षमता थी, लेकिन तुम कभी सामने नहीं आए। दीदी के लिए एक प्यारी सी बात भी नहीं कही। तुम सच में बहुत निराश करते हो। उसे यह सब अपनी गलतियों की वजह से मिला है। दीदी की कंपनी चुराने वाले तुम आज यह हालत देख रहे हो। शायद दीदी का सारा पैसा तुमने उड़ा दिया होगा। चलो देखते हैं एक प्रतिभाशाली कैसे कदम दर कदम गिरता जाता है। इस हालत में तुमने आधे से ज्यादा डूबी हुई कंपनी को खाई से बाहर खींच लिया। सच में नई पीढ़ी पुरानी को पीछे छोड़ देती है। भाग्यशाली रहे। तुम्हारी काबिलियत और मेरे पैसे और संसाधनों से चलो मिलकर एक अभूतपूर्व व्यापारिक साम्राज्य बनाते हैं। मुझे व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा अपना एक मिशन पूरा करना है। दिलचस्पी नहीं तो फिर ये सब किया, अपनी जान भी दांव पर लगा दी। किस लिए? उन लोगों की रक्षा के लिए जिनसे मैं प्यार करता हूं। कृपया इस कंपनी का आकलन करने में मदद करें। अगर आप इसे खरीदना चाहें तो और भी अच्छा होगा। पैसे की जरूरत है? ये तो तुम्हारी नींव है। मेरी बहन व्यापार में बहुत प्रतिभाशाली है, उसे अभी फंडिंग की जरूरत है। तुम्हारे हाथ में आने के बाद ये कंपनी 10 गुना बढ़ गई है। तुम ये कंपनी सीधे उसे क्यों नहीं दे देते? इस कंपनी की सीमा सीमित है। इसकी क्षमता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। उसका भविष्य इससे कहीं बड़ा है। मेरे खाते का सारा पैसा उसे दे दो। विश्वास है कि सच्चाई जानने के बाद तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उसे सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। मेरी बहन बचपन से ही जिद्दी है। मैं नहीं चाहता कि वह सोचे कि उसकी सफलता उसके नाकारा भाई की मदद से आई है। अरे, बहुत अफसोस की बात है। तुम एक अमर कहानी बना सकते थे। तो मैं किस नाम से उसमें निवेश करूं? तो फिर रहस्यमय व्यक्ति के नाम से करो। यानी कि ये वेंजुआन ने उस समय व्यापार जगत में खूब पैसा कमाया, लेकिन आज तक उसकी जिंदगी इतनी मुश्किलों में क्यों है? क्योंकि उसने सारा पैसा निवेश के रूप में देवी को लौटा दिया। हम सबने उसे गलत समझा। जब उसने कंपनी देवी को वापस की तब पूंजी और बाजार मूल्य दोनों 10 गुना बढ़ गए थे। अगर ये वेंजुआन ने उस समय देवी की कंपनी नहीं ली होती तो पूंजी की कमी के बाद क्या देवी फिर से उठ पाती? उस समय जिस रहस्यमय देवदूत निवेशक ने मुझ में इतना पैसा लगाया, वह तुम थे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? भैया, तुम ठीक तो हो?
हाँ ठीक हूँ। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे राहत मिली है। आराम करो, बोलो मत। सारी गलती मेरी है। इतने साल तक तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं। तुम चारों को इतना चमकता हुआ देखकर मेरा काम पूरा हो गया। इतना बड़ा दिखावा मत करो। मेरी सफलता का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि तुम्हारी वजह से मैंने चूक ली। सबसे अच्छे डेब्यू का समय, जिससे मेरे करियर को भरपाई न हो सकने वाला नुकसान हुआ। हम चारों में तुम मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करती रही, लेकिन बदले में मिली तुम्हारी और ज्यादा बदसलूकी। मुझे याद आया, शुरुआत में देवी ने कहा था, जब देवी अपनी पहली फिल्म का ऑडिशन देने गई थी, तब उन्हें ऑडिशन का मौका मिल चुका था, लेकिन उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। हाँ, उस समय कमरे में बिजली चली गई थी। मैं डरकर लगातार रोती और चिल्लाती रही, लेकिन उसने फिर भी मुझे बाहर नहीं निकाला। हमें अंदर जाने दो। वह तो बिल्कुल एक पागल दानव था। उसने देवी के साथ इतनी घिनौनी हरकतें की। भले पहले की बातों में सबने उसे गलत समझा हो, लेकिन देवी ने पूरी तरह से अपनी मेहनत से कामयाबी पाई, आज की उपलब्धि हासिल की है। उसने देवी को जो नुकसान पहुंचाया, क्या वह अभी भी काफी नहीं है? उसी की वजह से देवी की भूमिकाएं बार बार सीमित हो रही हैं। अब फिर से यादें क्यों ताजा कर रहे हो? देवी को दोबारा चोट पहुंचाने के लिए? उस जैसे इंसान को तो सीधे मौत की सजा मिलनी चाहिए, न कि अब जैसे हम सबको धोखा दिया जा रहा है। हमें अंदर जाने दो। ड्रैगन टूथ आर्मी में युद्ध अपराधियों के लिए सबसे भयानक सजा यह है कि उन्हें अंधेरी सजा कक्ष में बंद कर दिया जाए। इसका सामना कर पाने वाले लोग बहुत कम हैं, खासकर एक लड़की के लिए जिसे सबसे करीबी इंसान ने अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। तब वह कितनी निराश रही होगी और डरी हुई। सच में देवी को रोकने के लिए, उनके प्यारे अभिनय से दूर रहने के लिए, देवी के साथ ऐसा करना, ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने सोचा, अगर यह बात मेरे साथ हुई होती, शायद मैं पहले ही टूट चुकी होती। सब मुझे स्क्रीन पर देखते हैं, आत्मविश्वास से भरी, पर पता नहीं मैं यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की, कितने संघर्ष और निराशा से गुजरी। पूरी दुनिया इस हैवान को माफ कर सकती है, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। उस साल मैंने सच में गलती की थी। अगर मैं थोड़ी और सावधानी बरतती तो शायद यह हालात नहीं आते। मत सोचो कि कुछ झूठी यादों से तुम हम सबको बेवकूफ बना सकते हो। तुमने हमारी देवी के साथ जो कुछ किया वो बड़ा अपराध है। उसकी सजा हम असली फैंस खुद देंगे। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर, सजा पूरी होने से पहले डॉक्टर को नहीं आने दिया जाएगा। अगर यह सब गलतफहमी है तो, जैसे मेरे और एयुए के साथ हुआ। दीदी, पहले डॉक्टर को भैया को बचाने दो, वह मरने वाला है। गलतफहमी? तुम दोनों ने उससे कुछ छोटे मोटे फायदे लिए हैं, तो उसकी तरफदारी करोगे, लेकिन मैं तो इस नीच की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद होने से बची हूं। कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी तो वैसे भी खत्म होने वाली है। मरने से पहले तुम लोगों को एक बार फिर देख लूं, यही सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। मैं सजा खत्म होने तक टिकी रहूंगी। क्या तुम भी एक्टर बनना चाहती हो? तुम्हें क्या? तुम्हें वह टैलेंट है, तुम्हें एक्टिंग का कोई अनुभव नहीं है। वो फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर तुम्हें क्यों चुनेंगे? कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा का काम करके शुरुआत कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो कोई ना कोई डायरेक्टर मुझे जरूर नोटिस करेगा। अगर तुम्हें बदसूरत बत्तख के हंस बनने की कहानी पर यकीन है तो जो करना है करो। मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। दीदी, कैसा रहा? कोई रोल मिला? मैं पिछले 15 दिनों से भाग रहा हूँ, एक्स्ट्रा लेने वाली टीमें भी कम है। मैं क्या करूँ? अरे जल्दी मत करो, तुम्हें एक्टिंग का हुनर है। तुम्हारी प्रतिभा एक दिन सबके सामने आ ही जाएगी। फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मैं एक मौके का इंतजार कर रहा था और ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वह मौका सचमुच चमत्कारिक रूप से आ गया। जब मैं उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था, तो ये वेन जुआन ने मुझे नजरबंद कर दिया, जिसकी वजह से मेरे 3 कीमती साल बर्बाद हो गए और मैं डेब्यू करने का सबसे अच्छा मौका गवा बैठा। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी, हर तरफ मौके थे। आज जिन सितारों को हम जानते हैं, उनमें से ज्यादातर ने उसी दौर में मौका पकड़ा था और सफलता की सीढ़ियां चढ़ गए। कितना अफसोस है, अगर ये वेन जुआन न होता जिसने देवी के पीछे पड़कर उन्हें रोका, तो शायद देवी की उपलब्धियां और संसाधन आज जितने हैं उससे कहीं ज्यादा होते। ये वेन जुआन सचमुच घिनौना है। वह डरता था कि जिस चीज को उसने नकारा था, अगर देवी ने कर दिखाया तो उसने हर तरह से रोकने की कोशिश की। किसी की प्रतिभा को छुपाया नहीं जा सकता। सुनहरे मौके के गवा देने के बावजूद देवी ने आज यह शानदार उपलब्धि हासिल की है। ये वेन जुआन अगर उस रात
तुमने मुझे ऑडिशन के लिए जाने से न रोका होता तो शायद हमारे रिश्ते आज इतने बर्बाद न होते। भले ही तुम आज तक मुझसे नफरत करते हो, मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुम सचमुच लाइलाज हो। अच्छा, तो फिर सबको दिखा दो कि उस वक्त तुम्हारे गंदे दिमाग में आखिर क्या चल रहा था। क्या हो रहा है? काम शुरू करेंगे? कितने बज गए हैं? वांग डायरेक्टर, ये नया आया है, इसे शायद रूल्स नहीं पता, पहले इस लाइन में नहीं था। नहीं जानता है? निकाल दो इसे। वांग डायरेक्टर, ये लड़का सैलरी भी नहीं लेता, खाना भी अपना लाता है, मेहनती भी है, सबसे गंदा और मुश्किल काम यही करता है। हमारी काफी बचत हो जाएगी। अरे ये बेवकूफ, अरे अरे आप आ गए। शियो वांग, हमारी ये फिल्म, मुझे एक और हीरोइन बदल कर दो। मैंने आपके लिए 4 बदल दिए। देखिए, अब सच में बदलना मुमकिन नहीं है। ये हीरोइन बाहर से तो बिल्कुल साफ सुथरी दिखती थी, सोचा नहीं था बिस्तर पर इतनी चालक निकलेगी। मुझे तो असली मासूमियत चाहिए। मासूमियत समझते हो ना? कलाकार होने का दावा करते हो। अरे आप कहते हो आपकी मांग पूरी करनी है और एक्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ये अरे क्यों ना आप ही कुछ समझौता कर ले। समझौता? मैंने करोड़ों का निवेश किया है और तुम मुझे समझौता करने को कहते हो? एक्टिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे यहाँ ऑडिशन पास कर ले, वही हीरोइन बन जाएगी, समझे? अगर अगली हीरोइन भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाई तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये फिल्म बनानी नहीं चाहिए। अरे अरे आप ऐसा मत, बदलेंगे, गारंटी है आपको एक संतुष्ट करने वाली मिलेगी। अरे बताओ मैं कहां से ढूंढूं ऐसी जो उन्हें भी पसंद आए और जो क्वालिफाइड भी हो। ठीक है डायरेक्टर, हम कोई उपाय सोचते हैं, देखते हैं कोई और है क्या जो सुझाव दे सके। अरे आज हम एक मीटिंग करते हैं। हीरोइन की इमेज निवेशक को पसंद नहीं आई है, बदलने की जरूरत है। हम कुछ समय के लिए काम रोक देते हैं, अगर किसी के पास अच्छा विकल्प हो तो वो सुझा सकता है। सर, मेरी बहन बहुत सुंदर है। तुम्हारी बहन? क्या वह ट्राई कर सकती है? यह उसकी फोटो है। आशा है आप विचार करेंगे। ये तो ठीक है। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। असिस्टेंट डायरेक्टर, इसका ऑडिशन रखवाओ, मत भूलना। ठीक है, शुक्रिया सर। ये लड़का तो अच्छा काम कर दिखाया। हाँ ठीक है, बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। मीटिंग खत्म। खत्म। मुझे ऑडिशन का निमंत्रण मिल गया है और वह भी हीरोइन के रोल के लिए। सच में? ऑडिशन कब है? आज ही रात को। बहुत बढ़िया, मुझे पता था तुम्हारी प्रतिभा एक नई रिज्यूम लेकर आई। जी जान से मेहनत करना, हम सब सिनेमाघर में तुम्हें देखने जाएंगे। ऑडिशन रात में ही क्यों रखा गया है? क्या यह सुरक्षित नहीं होगा? चिंता मत करो, मैंने चेक किया है। यह यूनिट ने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं, बड़ी यूनिट है। अच्छी बात है, शुभकामनाएं चुने जाने की। हाँ जी जान से मेहनत करना, हमें तुम पर भरोसा है। तुमने तो हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी इस बार। ऐसी कौन सी बात है? मेरी बहन का तो एक्टिंग का कोई अनुभव भी नहीं है, फिर भी आपने उसे मौका देने की कृपा की। मुझे ही आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। छे, क्या हमारी ये फिल्म निवेशक के लिए दुल्हन चुनने जैसी तो नहीं है? सुंदर होना काफी है, एक्टिंग की क्या जरूरत? कोई रिश्ता नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? रानी चुनना? अरे भाई तुम बैठो बैठो, तुम ठीक से सोचो। अगर तुम्हारी बहन चुनी गई तो संसाधनों की कमी क्या होगी? कितने लोग चुना जाना चाहते हैं, उन्हें ये मौका नहीं मिलता। मेरी बहन को हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री का सपना रहा है, वह बस अच्छी तरह से एक्टिंग करना चाहती है। ढोंग मत करो, ये तो सब जानते हैं कैसी छुपी हुई नियमावली है यहाँ। वो कब तक इतनी पवित्र बनी रहेगी? आज रात मेरी बहन नहीं आएगी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मेरी बहन के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी से बाहर निकालो। आज रात कहीं भी नहीं जाना है, शांति से यहीं रहना। क्या तुम्हें पता भी है आज रात का यह मौका मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है? एक्टिंग में ऐसा क्या अच्छा है? इस सपने को जल्दी से भूल जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस मुझे बाहर जाने दो। मैं फिर कभी तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा। तुम एक राक्षस हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बिजली चली गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मुझे जल्दी से बाहर निकालो। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, तुम मुझे जल्दी से बाहर निकालो। मैं ऑडिशन के लिए नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। भले ही तुम जिस दुनिया की तरफ आकर्षित हो वह सड़े हुए बदबूदार कीचड़ से भरी हो, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हारे लिए एक ऐसी पवित्र जगह बनाने के लिए जहां तुम खड़े हो सको। मेरा इंतजार करो। क्या हुआ? तुम ऑडिशन के लिए क्यों नहीं गई? दीदी,
हे भगवान, क्या यही सच्चाई है? तो क्या येवन एक्सुआई ने देवी को ऑडिशन से रोका ताकि देवी को चोट न पहुंचे? उस समय नियमों की कमी के कारण फिल्म इंडस्ट्री वाकई बहुत अव्यवस्थित थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि देवी का पहला ऑडिशन मौका बेईमान फिल्म टीम के साथ होगा। यह मेरी समझ से बिल्कुल अलग है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तुमने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर छोड़ देती। तुम मेरी बहन हो, एक भाई के रूप में मुझे तुम्हारे सपने की रक्षा करनी थी। अगर तुम्हें पता चल जाता कि जिस दुनिया की तरफ तुम आकर्षित हो वह इतनी गंदी और भ्रष्ट है तो तुम बहुत निराश हो जाती। मैं चाहता था कि तुम पूरी जिंदगी एक गर्मजोशी से भरी सुखद दुनिया में रहो और अंधेरे ठंडे गड्ढे में मैं अकेला गिरने के लिए काफी हूं। ओह, मुझे याद आया, फिल्म इंडस्ट्री में देवी चुनफेंग उन चंद लोगों में से एक है जो अपनी सारे बल्कि उसकी मेहनत से पूरी तरह से साफ सुथरे और बिना किसी अफवाह के आगे बढ़ी। मैंने इंडस्ट्री के लोगों से सुना है चुनफेंग देवी के पीछे का सहारा एक रहस्यमय बड़ा आदमी है। रहस्यमय बड़ा आदमी? कहीं ये वेंजुआन वो बदमाश तो नहीं? कैसे हो सकता है? फिल्म इंडस्ट्री को काबू में रख सकता है गंदा घिनौना रहस्यमय बड़ा आदमी। तुम्हें पता है कितनी ताकत चाहिए? उस नाकामयाब बेकार आदमी के बस की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में वो अफवाहें सच हैं। शुरुआत में मेरा करियर सचमुच ठीक नहीं चल रहा था। जब मैं जिंदगी की सबसे निचली और अंधेरी जगह पर थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी, तब मिला एक रहस्यमय दोस्त। अगर उसका सपोर्ट और मदद न होती, शायद मैं उस कीचड़ से कभी न निकल पाती और न आज की एक बेस्ट एक्ट्रेस बन पाती। मैं तो सोचती थी ये सब गॉसिप है, पता नहीं था सच में है। चुनफेंग देवी के असली फैंस को पता है ये कौन है। दुनिया के स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन ने इस सदी का महानतम रहस्यमय लेखक चुना, ये काओशू। ये काओशू ने कभी सार्वजनिक रूप से चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन मेरी देवी और उसे कहते हैं आज के बोया और चोंगजी की। ये काओशू लिख सकता है सबसे दिल छूने वाली कहानियां और मेरी देवी उन्हें परफेक्ट एक्टिंग से जीवंत कर देती है। इसलिए दोनों का तालमेल बहुत जबरदस्त है और ये काओशू की स्क्रिप्ट की हीरोइन सिर्फ मेरी देवी होती है। यही मेरी देवी की काबिलियत की सबसे बड़ी पहचान है। दुख की बात है, देवी के फेमस होने के बाद उसने लिखना बंद कर दिया। अब कोई नई कृति नहीं आई। मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही मैंने उसकी असली पहचान ढूंढनी भी नहीं छोड़ी। उस जैसा टैलेंट इस तरह गुम नहीं होना चाहिए। उसे अपनी प्रतिभा और दिखानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस, आज तक मुझे कोई सुराग नहीं मिला। ये काओशू, ये नाम कितना परिचित सा लग रहा है, कहीं सुना हुआ लगता है। भैया, चुनफेंग जिस रहस्यमय शख्स की बात कर रही है, कहीं वो तुम भी तो नहीं? जज साहब, क्या ट्रायल प्रोसेस तेज कर सकते हैं? मेरा भैया बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर अब इलाज नहीं मिला तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। चुनफेंग, ये उसकी करनी का फल है। ट्रायल खत्म होने से पहले तुम्हें मेरे लिए टिके रहना होगा, मेरे प्यारे भैया। तुम्हारे अभिमानी स्वभाव के कारण अगर सच पता चला तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। माफ करना, मेरा इरादा था कि मेरी मौत के बाद अपनी विल में सारा सच तुम्हें बता दूं, लेकिन अब मेरी बेवकूफ बहन, हर किरदार आपके लिए ही बना है। आपसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। ऐसा करने से जब तक मैं लगातार अच्छी कहानियां लिखता रहूंगा, एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। मुझे पता था तुम यहाँ होगे। तुम्हारे शरीर में कैंसर है। तुम पहले से ही ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे अगर इस तरह जागते रहे तो, और जल्दी मर जाओगे। चलो अस्पताल चलते हैं। मैं जानता हूं, लेकिन मुझे एक काम पूरा करना है। इस समय के लिए मेहरबानी रहेगी। क्या तुम समझ नहीं रहे हो? अगर इस तरह जागते रहे तो तुम मर जाओगे। जब तक मैं प्यार करता हूं उसका सपना पूरा नहीं होता। मैं जितना कर सकता हूं करूंगा। तुम पागल हो गए हो। अरे यार, तुम 3 दिन से सोए ही नहीं हो। कृपया हमारे साइबर कैफे में मत आना, वैसे तो मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। चिंता मत करो भाई, अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाता है तो भी तुम्हारे साइबर कैफे का कोई लेना देना नहीं होगा। फिक्र मत करो। लगता है समय कम है। जीवन के आखिरी पलों में
ज्यादा लिखना होगा। जब तुम सच जान जाओगे तो दोषी महसूस मत करना। याद भी मत करना, जीवन तो घास की तरह है जो नदी के किनारे उगती है, पत्तियां पेड़ों पर लगती हैं। मेरे लिए सब ठीक है, आखिर सबकी मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, धूल धूल में। क्या हुआ? भाई, मैंने तुमसे जो कहा था। चिंता मत करो, जैसे ही तुम्हारी मौत की खबर फैलेगी मैं तुम्हारी आखिरी चिट्ठी और अधूरे काम को डाक से तुम्हारी बहन को भेज दूंगा। अच्छा है। वो बदमाश जिसने मेरी देवी को परेशान किया, याद आ रहा है, वह तो हमारा साइबर कैफे ही था। वो बदमाश नहीं है, उसकी बहन की रक्षा करने के लिए वो सब कुछ संभालने वाला हीरो है। क्या बकवास है एक्ट्रेस, क्या राष्ट्रीय देवी। अगर ये वेन जुआन न होता जिसने उसके लिए खास कहानी लिखी, उसकी औसत एक्टिंग से वो कैसे जीत सकती थी उन फिल्म स्कूलों से आए सितारों से। उसे भी सोचना चाहिए, कहाँ है ईमानदारी का फल। वह तो एक साधारण लड़की है, उसे हीरोइन क्यों बनाया गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वेन जुआन ने कहा था। अगर उसकी कहानी की हीरोइन वह नहीं होगी तो वह अनुमति नहीं देगा। ये वेन जुआन को देखकर मैं बहुत गुस्से में हूं। मैंने उसका रास्ता रोशन करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था और फिर भी मुझे ऐसा बर्ताव मिला। उसकी हालत बिगड़ने से पहले हमारे यहाँ उसने एक ही बार में इतने शानदार स्क्रिप्ट बनाए थे। उसके कुछ ही समय बाद उसकी हालत बिगड़ गई। उसकी उंगलियों में कीबोर्ड चलाने की ताकत नहीं रही, इसलिए उसने लिखना छोड़ दिया। लेकिन वो शानदार स्क्रिप्ट सब मेरे पास है। क्या लिन चुन फेंग को नहीं लगता कि ये काओशू का लिखना छोड़ना दुखद है? मैं देखना चाहता हूं जब उसे पता चलेगा कि ये काओशू दरअसल ये वेन जुआन ही है, तो उसका चेहरा कैसा होगा। क्या ये वेन जुआन ही ये काओशू है? उसने लिखना छोड़ा क्योंकि उसकी प्रतिभा खत्म हो गई थी, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसका शरीर अब उसे इतनी समझ नहीं करता। अब गौर से सोचता हूं, देवी चुन फेंग ने जो भी सीरियल किए हैं उनमें हीरोइन का किरदार उनके खुद के व्यक्तित्व से मेल खाता है, इसलिए अभिनय करते समय वो बिल्कुल स्वाभाविक लगती है। ये नहीं हो सकता, तुम ये काउशू कैसे हो सकते हो? बस करो, तुम लोग अभी तक भाई की अच्छी मंशा नहीं समझ पाए। वो शुरू से ही हमसे प्यार करता था, वो हमेशा हमारी रक्षा करता रहा। हमने उसे गलत समझा। इतने सालों से वो अकेले अंधेरे में चलता रहा, सबके द्वारा नफरत की गई, अपने सबसे प्रिय लोगों द्वारा नापसंद किया गया। रुक जाओ, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो सचमुच मर जाएगा। तो मेरी उपलब्धियां जिन पर मुझे गर्व था दरअसल सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध थीं। मैंने गलती की। तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई, भले ही हम सब ने उसे गलत समझा हो तो क्या हुआ? हाँ, शायद शुरू से ही वो हमेशा हमारी देखभाल करता रहा और हमसे प्यार करता रहा। लेकिन उसने लोंगगुओ को धोखा दिया, मेरी पहचान का इस्तेमाल किया, दाशिया जासूसों से मिलीभगत की और एक शर्मनाक गद्दार बन गया। क्या दाशिया जासूसों से मिलीभगत? उसकी ये हिम्मत कैसे हुई? जब मैंने अभी लोंगिया सेना में शामिल होकर एक खुफिया अधिकारी बना था, तभी उसकी वजह से लोंगगुओ का गोपनीय भेद खुल गया, जिससे मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों को खुफिया जानकारी लीक होने के कारण भारी नुकसान हुआ। लगभग 100 साल का देश का भाग्य खतरे में पड़ गया। तुम्हारी वजह से उस साल मेरा भाई मोर्चे से वापस नहीं आ सका। मेरे भाई जैसे और भी लोग थे। तुम एक कट्टर जल्ला दिए। अगर आखिर में युद्ध देवता ये ने जान जोखिम में डालकर वापस नहीं लिया होता तो तुम्हारी सो जाने भी काफी नहीं होती। मैं तो सोचता था ये वेन जुआन चाहे कुछ भी हो, कम से कम अपनी बहनों से सच्चा प्यार करता था, एक प्रशंसनीय आदमी था, एक अच्छे भाई की जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि राष्ट्रीय मामलों में तुम इतने अंधे हो। अंधे? मेरे ख्याल से वह देशद्रोही है, चंद्रा बुरा इंसान है। उसने हमारे ड्रैगन देश को इतना नुकसान पहुंचाया, उसे 3 तलवारों से 6 गांव देने, हजारों टुकड़े करने भी कम है। हाँ, पहले जब चुन फेंग देवी के फैसले ये वेन जुआन को नुकसान पहुंचाया था, तब मुझे लगा था कि वे बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। अब लगता है काश उन्होंने ये वेन जुआन हाथ है सैनिकों के लिए उसे और ज्यादा चाकू मारे होते। अब समझे कि मैं उस पर मुकदमा क्यों चलाना चाहता हूँ। भले ही बचपन में वह हमारी कल्पना जैसा नहीं था, लेकिन उसने यह काम किया है। मैं ड्रैगन देश का युद्ध देखता हूँ, एक सैनिक हूँ, मैं उस पर दया नहीं कर सकता। उस जैसे इंसान को मौत की सजा मिलनी चाहिए। मौत की सजा, मौत की सजा। जुनहान, क्या यह सच है? क्या तुमने वास्तव में वे काम किए हैं?
चूंकि तुम इतने कमजोर हो कि बोल भी नहीं पा रहे, तो फिर समय बर्बाद मत करो। अपनी मौत से पहले उन सैनिकों के लिए प्रायश्चित करो जो तुम्हारी वजह से मरे। लाओ, सजा दो। भले ही मुझे उसकी जिंदगी पर तरस आता है, 4 बहनों के लिए, अंधेरे में जाने, अकेलेपन और धोखे को सहने के लिए, लेकिन उसने ड्रैगन देश को नुकसान पहुंचाया है, ये माफ नहीं किया जा सकता। ऐसा इंसान कैसे कर सकता है? वे घिनौने काम जो तुम बता रहे हो, मैं यकीन नहीं करता। इस बच्चे ने अपनी प्रतिष्ठा त्याग दी, शाही सिंहासन छोड़ दिया, सिर्फ अपनी बहनों के लिए। तुम प्रतिभा को नहीं समझते। ऐसी प्रतिभा का अपना अभिमान होता है। ऐसा बच्चा कभी नहीं करेगा जो उसकी अंतरात्मा और नैतिकता के खिलाफ हो। वो एक अच्छा बच्चा है। यहां तक कि एक पागल अपराधी को भी 3 न्यायालयों में सुनवाई मिलती है, सिर्फ तुम्हारी बात पर। यह फैसला कैसे सुनाते हो? हाँ, पहले पूरी दुनिया को लगता था कि मेरा भाई एक कुख्यात बुरा इंसान है, लेकिन सच्चाई ने साबित कर दिया कि सब गलत थे। शायद इस बार भी वैसा ही है। तुम कह रहे हो कि मैंने जानबूझकर उस पर झूठा इल्जाम लगाया है क्या? मेरा यह मतलब नहीं है। बस लॉन्गुओ की महिला योद्धा, वो भी हमेशा सही नहीं होती। तुम तीनों इतने विश्वास से कह रहे थे, और आखिरी नतीजा क्या हुआ? और पहली यादों में तो येवन एक्सयूआई ने कभी भी शकी लोगों से संपर्क नहीं किया। वो देशद्रोही बनना चाहता भी तो मौका ही कहा था। लॉन्गुओ की महिला योद्धा, मुझे तो उस लड़के के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पता है, उस दिन जब वो महजोंग हॉल में गया, उसकी नजरों में वह दृढ़ता और सब कुछ दांव पर लगा देने वाला पागलपन आज भी मेरी आंखों के सामने है। उसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन उसे खुद बचाव करने का भी मौका नहीं मिला। क्या उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया? वो तुम्हारा भरोसा लायक नहीं है। उस दिन उसने तुम चारों को बचाने के लिए अपनी 2 उंगलियां गवा दी थी। आज तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। तुम्हारी ज़मीर नहीं सालती? उसने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उसे फिर से ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बर्बाद नहीं हो सकता। यादें निकालना जारी रखो, उस दिन के दृश्य फिर से दिखाओ। सच्चाई क्या है एक बार देख लो, सब साफ हो जाएगा। उसकी तो अब सिर्फ एक सांस बची है। अगर यादें निकालना जारी रखा और वह मर गया तो क्या होगा? तब कौन देगा उन शहीद सैनिकों को जवाब? मैंने लॉन्गुओ के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बड़ा योगदान दिया है। मैं अपनी पूरी जिंदगी की इज्जत और शान मैं भी और हम भी। अच्छा, चूंकि तुम देखना चाहते हो तो देख लो कि उसने कैसे इतने सैनिकों को मार डाला। तुम फिर वापस कैसे आ गए? तुमने कहा था पैसा कमाकर घर लौटोगे। बहनों ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। सब बेसमेंट से अलग अलग बाहर निकल गई हैं। जहां वे नहीं हैं, वह घर नहीं है। मुझे क्यों लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा थके हुए हो? मेरी राय में तुम्हें उस दिन मेरे साथ काम पर जाना चाहिए था। कम से कम आजादी से जीते। देखो तुम्हारी हालत। पछतावा है? नहीं, कम से कम उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया, अपने सपने पूरे किए। तुम यहां आओ। मेरे लिए एक काम करो। ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो? यह गैरकानूनी काम तो नहीं है? चिंता मत करो। नहीं, बस मेरे लिए उत्तर नगर की चाय की दुकान पर एक चिट्ठी पहुंचा दो। ये सारा पैसा तुम्हारा है। तुम पूरी जिंदगी मेहनत करके भी इतना नहीं कमा पाओगे। कैसा लगा? यह आदमी दुश्मन देश का जासूस है। सबूत सामने है। तुम्हारे पास अब और क्या कहने को बचा है? ऐसा था मामला। सोचा नहीं था कि इस तरह दुश्मन के जासूस से संपर्क हुआ होगा। थोड़े से लालच में ही वह भ्रष्ट हो गया और धीरे धीरे देशद्रोही बन गया। अभी तो कुछ तय नहीं हुआ। जल्दबाजी में निष्कर्ष क्यों निकाल रहे हो? शायद बात बिल्कुल वैसी न हो जैसी तुम सोच रहे हो। अब और क्या बताना बाकी है? वो भिखारी न समझे तो चलो, पर वो तो प्रतिभाशाली है। उसे भी शक नहीं हुआ, फिर भी उसने पैसे ले लिए। उसकी आंखों में देखो तो साफ पता था पैसे में कुछ गड़बड़ है, फिर भी ले लिया। पहली बार के बाद दूसरी बार तो आती ही है। अब काफी है ना? समय आ गया है उसे शहीद सैनिकों के प्रायश्चित का मौका देने का। नहीं, सिर्फ इस दृश्य से भाई को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लगता है तुम्हारी उम्मीद अभी टूटी नहीं। अच्छा है, चलो सबको
आंखें खोलकर देखने दो कि उसने कितने घोर अपराध किए हैं। अरे तुम कुछ भी करने को तैयार हो। वह आदमी साफ गलत था, तुम्हें दिखा नहीं? डर किस बात का? पैसे मिल रहे हैं, तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। मैं ही कर लेता हूं। पैसे तुम रखो, काम मैं करूंगा। मैं तो वैसे भी मरने वाला ही था। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें सौंपता हूं। मैं चलता हूं। मालूम हुआ भाई हमेशा से इतने दयालु थे। मैं तो इतने साल उन्हें गलत समझता रहा। हाँ, वह सबके साथ अच्छे थे, चाहे सामने वाला भिखारी ही क्यों न हो। दयालुता? शायद नहीं। उन्हें शक था कि मामला गंभीर है। जानबूझकर भिखारी को भेजा ताकि खुद उस जासूस से लंबे समय का सौदा कर सकें। मेरे ख्याल से अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। सच्चाई क्या है, आगे देखते ही पता चल जाएगा। यह तो आत्मसमर्पण का पत्र है। लोंगगुओ की मोर्चे की गुप्त जानकारी चाहिए। वह आदमी दुश्मन देश का जासूस है। अगर यह खुफिया जानकारी लीक हो गई तो लोंगगुओ के कितने सैनिक मारे जाएंगे। तुम चिट्ठी लेकर आए हो? हाँ, यह आपकी चिट्ठी है। इस तरह का बैज मैंने चुन्हान पर देखा है। यह ड्रैगन टूथ सेना का विशेष प्रतीक है। लगता है भीतर समस्या है। नहीं, मुझे इस सब को रोकने का रास्ता ढूंढना होगा। ये वो जानकारी है जो तुम्हें चाहिए थी। शुक्रिया। तुम जानते हो, अगर पकड़े गए तो ये मौत की सजा है। डर कैसा? हाल में एक नया लिन चुन्हान नाम का अभियोजक आया है। मैंने छानबीन की है, कोई पृष्ठभूमि नहीं। मैंने व्यवस्था कर दी है, समय आने पर सारा मामला उसी पर थोप देंगे। तुम खुद सावधान रहना। मैं चलता हूं। तुमने पिछली बार बढ़िया काम किया, इस बार दाम दोगुने। ये चिट्ठी फिर पिछले वाले को दे देना, फिर सब ठीक रहेगा। समझे? अच्छे से काम करो। इसमें जरूर गुप्त जानकारी है। ड्रैगन टूथ सेना को जरूर पता चलना चाहिए, लेकिन उनके भीतर तो समस्या पैदा हो गई है। मैं भरोसा कर सकता हूं केवल चुन्हान पर। रुको। सर, मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं लिन चुन्हान का परिवार हूं। मेरे पास बहुत जरूरी बात है, उसे बतानी है। लिन साहिबा ने कहा, उनका ऐसा कोई भाई नहीं। चले जाओ, जल्दी निकलो यहां से। मैं विनती करता हूं, थोड़ी रियायत दीजिए। सच में बहुत जरूरी बात है, उससे कहनी है। लिन साहिबा ने कहा, नहीं मिलेंगी। चले जाओ, निकलो। चुन्हान मुझसे मिलना नहीं चाहती। अगर चिट्ठी नहीं पहुंचाई तो जरूर शंका हो जाएगी। तो सच ये था, सबसे पहले ये वेंजवान देशद्रोह नहीं करना चाहता था, बल्कि दुश्मन जासूसों की साजिश देखकर सबसे पहले खबर भेजना चाहता था। लेकिन तब ड्रैगन टूथ सेना में भीतर समस्या थी। अपनी बहन चुन्हान योद्धा के अलावा वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। चुन्हान योद्धा उससे मिलने को तैयार नहीं थी। मजबूरी में उसे गुप्त जानकारी लेकर वापस जाना पड़ा। क्या इसका मतलब यह नहीं कि अगर तब चुन्हान योद्धा उससे मिलने को राजी हो जाती तो सच पता चल जाता और वह दुखद घटना टल जाती? मैं मानता हूं, मैंने गलती की। तब हम उसके बारे में गलतफहमी में थे, इसलिए मैं उससे नहीं मिलना चाहती थी। लेकिन यह नहीं था कि वह जानते हुए भी कि उसके पास गुप्त जानकारी है। अभी भी जानकारी दुश्मन देश के जासूस को भेज दी। हाँ, ये कदम बहुत अजीब है। किसी भी तरह से सफाई नहीं दी जा सकती। क्या थोड़ी सी मुश्किल आने पर देशद्रोह करना चाहिए? नहीं, अगर मैं होता तो मैं जरूर पहले एक नकली जानकारी बनाता, जासूस से दिखावा करता, उसे स्थिर रखते हुए फिर तरीका सोचता। भरोसेमंद लोगों को सूचित करने का ये कैसे संभव है? उस समय जब पता चला कि वो एक अत्यंत खतरनाक दुश्मन देश के जासूस के संपर्क में है, कितना मानसिक दबाव रहा होगा। क्या तुम्हें पता है, उस स्थिति में सामान्य व्यक्ति सोच नहीं पाता, केवल स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। तुम सोचते हो सब तुम्हारी तरफ बेकार है। वो लड़का तो प्रतिभाशाली है। मैंने जो कहा वो सही है या नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा। अभी के लिए एक नकली जानकारी बनाकर बात टाल दी, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चल सकता।
उन्हें नियंत्रित करना होगा। लेकिन अब चुन्हान मुझसे मिलने को तैयार नहीं। फूल लो, फूल लो। अरे बच्चे, अंकल तुम्हारे सारे फूल खरीद लेगा। फिर तुम मेरी एक मदद करोगे? हाँ। यह फूल का गुलदस्ता अंदर भेज दो। लिन चुन्हान नाम की दीदी को देना। जल्दी जाओ। क्या वे सारे फूल तुमने भेजे थे? वास्तव में प्रोफेसर जू का अनुमान सही निकला। सोचा नहीं था कि हम उस पर एक बार फिर गलत समझा। उन फूलों में एक नक्शा और एक छोटा सा डिब्बा छिपा था। मैं हमेशा सोचती थी कि कोई गुप्त प्रेमी जानबूझकर रोमांस बना रहा है, इसलिए मैंने नक्शे के स्थान के अनुसार ढूंढा और ठीक उस समय साजिश रच रहे जासूस और गद्दार से टकरा गई। इसी कारण मैं ड्रैगन देश की सबसे कम उम्र की महिला योद्धा बनी। बाद में हमारी पूछताछ में उस गद्दार ने बता दिया संदेश भेजने वाला ये वेन जुआन ही था। इसलिए हमने तब ये वेन जुआन को एक देशद्रोही समझ लिया। मूल रूप से जानकारी वास्तव में ये वेन जुआन ने भेजी थी, लेकिन भेजी गई जानकारी नकली थी। भले ही वापस न मिली, हमारे देश को कोई बड़ी हानि नहीं हुई। वह नक्शा जिससे मैंने दुश्मन देश के जासूस को पकड़ा और ड्रैगन फौज में छिपे गद्दार को भी, और वह छोटा डिब्बा मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो यह भी तुमने ही भेजा था, है ना? इन वर्षों में पहाड़ ऊंचे, रास्ते दूर, लेकिन तुम निडर होकर चलो। आगे के रास्ते पर दोस्त न मिलने की चिंता मत करो। दुनिया में कौन तुम्हें नहीं जानता। भैया, भैया मुझे माफ कर दो भैया, चलो घर चलते हैं भैया। ये लड़का तो मरते वक्त भी तुम्हारा ही ख्याल कर रहा था। उसे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था, नहीं तो आज उसकी उपलब्धियां सूरज से भी ज्यादा चमक रही होती। लेकिन आखिरकार उसने तुम जैसे 4 नमकहरामों को पाला। ये तो किसान और सांप की कहानी जैसा हो गया। भैया माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भैया। भैया,